क्योंकि तुम्हें भूख नहीं है, लेकिन मुझे खिलाना है। तुम्हें भूख नहीं है, मुझे खिलाना है, तो मैं क्या करूंगी? तुम्हारे 2 थप्पड़ लगाऊंगी, तुम्हारे 2 थप्पड़ लगाऊंगी कि खा इसे। और इसको और शॉर्ट में आप कैसे कर सकते हो? जो अन था उसका क्या ले लो? यू, नील का ले लो एन, ऑक्ट का ले लो ओ। तो ये हमारे पास में ऊनो बन गया। ये हमारे पास में क्या आ गया? ऊनो आ गया। हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं अंजलि एस्पायरिंग एसिस के प्लेटफॉर्म पे आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक, केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर जो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर के नाम से तुम्हें पता चल रहा होगा कि हम इसमें क्या करेंगे। सबसे पहले तो हम इसमें क्लासिफाई करेंगे एलिमेंट्स को, और फिर उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम डील करेंगे। तो सबसे पहला सवाल तो चैप्टर को शुरू करने से मेरे पास में आता है। देखो, 0 से पढ़ेंगे इस चैप्टर को, कोई जल्दी भी नहीं करेंगे क्योंकि हमारा बेस है। जब भी किसी चैप्टर को पढ़ते हो तो सीधा 10 पे मत जाया करो, सबसे पहले उसको 0 से पढ़ा करो। डजेंट मैटर कि उसमें क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा है, जब हमारे सीक्वेंस में दिमाग में चीजें चलती है ना, तो वो हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहती है, क्योंकि हमें पता होता है उनका सीक्वेंस और वो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो हम इस चैप्टर को 0 से स्टार्ट करते हैं। अब 0 का मतलब क्या है कि क्लासिफिकेशन क्यों किया, क्लासिफिकेशन की नीड ही क्यों पड़ी मुझे, क्यों मैंने पीरियोडिक टेबल लेकर आई। तो बच्चों, जितने आप पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स आप देख रहे हो, सारे के सारे की डिस्कवरी एक साथ में नहीं हुई है। ऑब्वियसली एक एक करके हमारे पास में एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई है। अब एक टाइम था जब हमारे पास में सिर्फ 30 एलिमेंट्स भी नोन होंगे, तो उस टाइम तक तो हमारे पास प्रॉब्लम नहीं थी कि हम एक एक की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को पढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे मेरे पास में एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती गई, अब मेरे पास में या साइंटिस्ट के पास में क्या आई? प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम क्या आई कि एक एक एलिमेंट को इंडिविजुअली पढ़ना बहुत मुश्किल हो गया, कि एक एलिमेंट की इंडिविजुअली प्रॉपर्टी, इसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी पढ़ना बहुत मुश्किल हो गया। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? दिमाग लगाया कि क्यों ना मैं एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दूं, ऐसे क्लासिफाई या ऐसे ऑर्गेनाइज कर दूं कि एलिमेंट्स हैविंग द सेम प्रॉपर्टीज वो मेरे एक सेट में आए, और द एलिमेंट्स हैविंग द सेम प्रॉपर्टी themselves वो हमारे दूसरे सेट के अंदर आ जाए। तो मैं इनको क्या करूं? क्लासिफिकेशन इनका कर दूं। क्लासिफिकेशन जो होगा एलिमेंट्स का, उसका कुछ ना कुछ क्या होगा? बेसिस भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में समझो, सबसे पहले हमारे पास में आता है जॉन डोबरेनर। जॉन डोबरेनर क्या करते हैं? सबसे पहला अपना ट्रायल करते हैं, मतलब सबसे पहली कोशिश इनकी होती है एलिमेंट्स जितने उस टाइम तक इनको नोन थे उनको क्लासिफाई करने की, या उनको कह दूं कि ऑर्गेनाइज करने की। तो आप किसी भी चीज को जब आप क्लासिफाई ऑर्गेनाइज करते हो तो उसका कुछ ना कुछ आप बेसिस लेते हो। अच्छा, कैसे? समझो इस चीज को एक एग्जाम्पल से। आपने एक स्कूल खोली है, स्कूल के अंदर आप क्या पढ़ाओगे? बच्चे पढ़ाओगे ना। तो स्कूल के अंदर आपने बच्चे पढ़ाने, आपके पास जितने बच्चे आ रहे हैं, छोटे बड़े कैसे भी साइज के, किसी भी एज ग्रुप के, क्या क्या आप सारे बच्चों को एक क्लास में डाल दोगे? नहीं। आप क्या करोगे? उनको किसी एज ग्रुप के बेसिस पर या उनकी मेंटल एबिलिटी के बेसिस पर आप उनको क्या करोगे? अलग अलग ग्रेड असाइन करोगे कि ये पहली क्लास का बच्चा है, ये 11वीं क्लास का बच्चा है, ये 12th क्लास का बच्चा है। इसी तरीके से आप, तो आपके पास में क्या होता है? क्लासिफिकेशन का हमेशा बेसिस होता है। तो वैसे ही हमारे पास में जॉन डॉबरेनर जो है, इन्होंने क्या किया? क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या लिया? एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन का बेसिस लिया इन्होंने एटॉमिक वेट। इन्होंने कहा कि अगर मैं एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, आप देख रहे हो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट अगर मैं रखता हूं, तो इन्होंने 3-3 सेट बनाए, 3-3 सेट दिए हमें एलिमेंट्स के, ये 3 और ये 3, और कहा कि जो पहला एलिमेंट है और जो तीसरा एलिमेंट है उनका अगर मास का मैं एवरेज कर दूं सम करके, इनके मास का, देखो इनके मास का सम करके अगर मैं एवरेज कर देता हूं, तो मेरे पास में बीच वाले का एटॉमिक मास आएगा। आ रहा है? तो इन्होंने 3-3 के सेट दिए, तो इसीलिए इनके लॉ को क्या कहा गया? लॉ ऑफ ट्राइड्स कहा गया। क्या कहा गया इनके लॉ को? इनके लॉ को क्या कहा गया? इनके लॉ को कहा गया लॉ ऑफ ट्राइड्स। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ, क्या इतने ही एलिमेंट थे? नहीं, एलिमेंट्स की डिस्कवरी तो और होती गई, और जैसे जैसे डिस्कवरी होती गई सबके ऊपर तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं हो रहा था। तो इनके बाद में हमारे पास में आते हैं जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड भी कोई ना कोई बेसिस देंगे। तो इनका बेसिस क्या होता है क्लासिफिकेशन का? फिर से द सेम बेसिस, क्या होता है? एटॉमिक वेट। इन्होंने भी एटॉमिक वेट के बेसिस पे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की। और इन्होंने कौन सा लॉ दिया? इन्होंने लॉ दिया था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इन्होंने क्या दिया था? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स नाम से बच्चे आपको पता चल रहा होगा कि इसके अंदर क्या आ रहा है मेरे पास में? ऑक्ट। और ऑक्ट का मतलब क्या होता है? 8। ऑक्ट का मतलब क्या होता है? 8 या 8।
तो इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट अरेंज किया और देखा कि हमारे पास जो पहला एलिमेंट था वो 8th एलिमेंट जो उसके बाद में आ रहा था उनके पास में सेम प्रॉपर्टीज थी, जैसे लिथियम और सोडियम की सेम प्रॉपर्टीज। तो उन्होंने बोला कि जैसे जैसे मैं अरेंज करूंगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट के, तो पहला एलिमेंट जो है उसके बाद में 7 के बाद में 8वां जो एलिमेंट वापस आएगा वो सेम प्रॉपर्टी रखेगा मेरे पहले वाले की जैसे। तो इसको कहा गया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अच्छा, ये वाली भी हमारे पास में आगे चल के फेल हो गई ये क्लासिफिकेशन भी। क्यों? पहली बात तो एलिमेंट्स बहुत सारे थे, इतने थे नहीं, डिस्कवर होते गए और जैसे जैसे डिस्कवर होते गए ये सब के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा था। ये साइज बढ़ गई कि भाई अब पहले के बाद 8वें की सेम आ रही है तो 8वें के बाद जरूरी नहीं फिर से 8वें की सेम आए, 18वें की भी सेम आ सकती है, जो आज तो हमें पता है। तो ये उस टाइम पे फेल हो गया। फिर इनके बाद में क्या आते हैं हमारे पास में आते हैं मेंडेलीव। मेंडेलीव देखो बच्चा, मेंडेलीव ने हमारे पास में सबसे पहले पीरियोडिक लॉ दिया था। सबसे पहला पीरियोडिक लॉ किसने दिया था? मेंडेलीव ने दिया था। सब लोग क्लासिफिकेशन कर रहे थे, इन्होंने भी क्लासिफिकेशन किया, बेसिस भी इन्होंने वही लिया, इनका बेसिस भी वही था एटॉमिक वेट। पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक और अच्छी चीज कर दी। और अच्छी चीज क्या कर दी कि एलिमेंट्स को अरेंज किया ग्रुप्स में और पीरियड्स में। इन्होंने ग्रुप्स और पीरियड्स बता दिए, असाइन कर दिए, और इनके टाइम तक एलिमेंट्स भी ज्यादा डिस्कवर हो गए थे तो ज्यादा क्लासिफिकेशन मेरे पास में निकल कर आ गया। भाई एक तो यहाँ पर देखो आप लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, यहाँ पर देखो आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने सारे हो गए। तो एक तरीके से इन्होंने क्या किया, ये दिख रहा है आपको, ये हमारे पास में है वर्टिकल रो। वर्टिकल रो को इन्होंने कहा ग्रुप, और हमारे पास में वर्टिकल कॉलम को इन्होंने क्या कहा ग्रुप, और हॉरिजॉन्टल रो को इन्होंने क्या कह दिया पीरियड। तो इन्होंने ग्रुप और पीरियड्स असाइन कर दिए हमारे पास में क्लासिफिकेशन के अंदर। अच्छा, पहली चीज तो ये थी। दूसरी चीज इन्होंने पीरियोडिक लॉ दिया। पीरियोडिक लॉ इनका क्या था, क्या था पीरियोडिक लॉ इनका? द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर periodic function of their एटॉमिक वेट। मतलब एटॉमिक वेट के करस्पॉन्डिंग हमारी जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है वो चेंज करती है। इन्होंने दिया पीरियोडिक लॉ। दो चीज। तीसरी चीज उन्होंने क्या की, इन्होंने ये जो आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ये एलिमेंट जो आपको दिख रहे हैं जर्मेनियम, गैलियम और जर्मेनियम, इनके लिए इन्होंने स्पेस छोड़ा। ये तब तक ये डिस्कवर हुए नहीं थे, तो जो डिस्कवर नहीं हुए थे उनके लिए उन्होंने स्पेस पहले से छोड़ के रखा था कि कोई ना कोई एलिमेंट यहाँ पर भी आएगा। और ये एल्यूमिनियम और सिलिकन के बाद आए, तो इन्हें नाम क्या दिया, इनको एका एल्यूमिनियम और नाम दिया एका सिलिकन, जो कि बाद में डिस्कवर भी हुए एज अ गैलियम और एज अ जर्मेनियम। दूसरी चीज इन्होंने क्या की, देखो तीसरी तो इन्होंने क्या की, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकन इन्होंने पहले से ही डिफाइन कर दिया था। अच्छा, तो काफी अच्छा क्लासिफिकेशन मोटा मोटा इन्होंने दे दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉब्लम ये आई कि इनका जो रूल इन्होंने जो बताया था, जो बेसिस इन्होंने क्लासिफिकेशन का बताया था एटॉमिक वेट, वो इन्होंने खुद ने ही फॉलो नहीं किया था। खुद ने कैसे फॉलो नहीं किया था, आप अगर देखोगे यहाँ पर आयोडीन जो है, आयोडीन का मास कितना है 127, और यहाँ पे टेल्यूरियम है, इसका मास कितना है 128। और इन्होंने बोला था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास लिखूंगा, लेकिन यहाँ से यहाँ जाने पर 128 के बाद 127 मास क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। तो जो खुद का जो बेसिस था क्लासिफिकेशन का वो इन्होंने फॉलो नहीं किया। आना क्या चाहिए था, आयोडीन पहले आना चाहिए था, टेल्यूरियम बाद में आना चाहिए था, लेकिन प्रॉपर्टीज आयोडीन की इस वाले ग्रुप के साथ मैच नहीं कर रही थी, तो इन्होंने खुद के ही बेसिस जो था क्लासिफिकेशन का उसको इन्होंने क्या कर दिया था, फॉलो नहीं किया था। तो इनकी थ्योरी भी हमारे पास में काफी हद तक यूजफुल इसलिए रही क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया भाई, इतना काम करके दे दिया। आप सोचो कि इतने सारे एलिमेंट्स मुझे बता दिए कि इनके पास सेम प्रॉपर्टीज है, तो ये सारे क्लासिफिकेशन तो इन्होंने किया है ना, बस वो सबके ऊपर अप्लाई नहीं हुआ। तो उसके बाद में हमारे पास में एक अच्छा क्लासिफिकेशन देते हैं हेनरी मोसले। ये क्या करते हैं, हेनरी मोसले क्या करते हैं, ये भी पीरियोडिक लॉ देते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने क्या की, कहानी थोड़ी बदल दी। अभी तक हमने जितने भी क्लासिफिकेशन पढ़े सब लोग क्या कर रहे थे, बेसिस दे रहे थे एटॉमिक वेट का, तो उन्होंने कहानी बदल दी और इन्होंने क्या किया, जो बेसिस था एटॉमिक वेट का बेसिस चेंज कर दिया और इन्होंने कहा कि एटॉमिक नंबर जो है उसके करस्पॉन्डिंग मेरी प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। तो पीरियोडिक लॉ इनका क्या हो गया, पीरियोडिक लॉ, द प्रॉपर्टीज
of elements are periodic function of their एटॉमिक नंबर। इस बार क्या होगा, एटॉमिक नंबर। अच्छा, इन्होंने ये बेसिस कैसे चेंज कर दिया? तो इतनी देर जो हम क्लासिफिकेशन का पढ़ रहे थे, एटॉमिक वेट चल रहा था, अचानक से इन्होंने एटॉमिक नंबर कर दिया। क्यों कर दिया? इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया बच्चे। इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया? इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सरे स्पेक्ट्रा स्टडी किया। एक्सरे स्पेक्ट्रा स्टडी किया एलिमेंट्स का। एक्सरे स्पेक्ट्रा स्टडी किया एलिमेंट्स का। और इन्होंने क्या देखा? इन्होंने रिलेशन देखा कि जो मेरे एक्सरे के अंदर जो इमिटेड फ्रीक्वेंसी है, जो इमिटेड फ्रीक्वेंसी है एलिमेंट्स की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है उनके एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करती हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है उनकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए। कि एक पर्टिकुलर रेगुलरिटीज इन्होंने दिखाई कि एक पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर के पास में, हमारे पास में क्या आ रही है, प्रॉपर्टीज के अंदर रेगुलरिटीज आ रही है। तो इसका जो ये क्या है, एक्सरे एमिटेड, या कह दूं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एमिटेड, और ये हमारा क्या है, एटॉमिक नंबर। इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन बताया। तो इनका ग्राफ क्या आएगा बच्चे? इनका ग्राफ आया था स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इनका ग्राफ क्या आया था? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। यहां से हमें एक और चीज समझ में आई। एक और चीज क्या समझ में आई कि एटॉमिक नंबर जो आपने पढ़ा है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर एक्चुअल में इनडायरेक्टली रिलेट किससे करता है? इलेक्ट्रॉन्स के नंबर से। कैसे? एटॉमिक नंबर मेरा बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मेरा बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो मैं कह सकती हूँ कि मेरा जो एटॉमिक नंबर है वो इनडायरेक्टली रिलेट तो मेरा इलेक्ट्रॉन से ही कर रहा है। सही बोल रही हूँ? इलेक्ट्रॉन से ही रिलेट कर रहा है। तो जो प्रॉपर्टीज जो चेंज हो रही है मेरी एलिमेंट्स के अंदर, वो किस वजह से हो रही है? वो इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट की वजह से चेंज हो रही है। इसका मतलब हमें समझ में आया कि सारा खेल जो है इन प्रॉपर्टीज का, वो किस पर डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स पर। तो मैं कह सकती हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट पर सब कुछ डिपेंड कर रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स मेरे किसी भी एलिमेंट के अंदर किस तरीके से अरेंज हैं। यहाँ से हमें जो चीजें समझ में आई उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन हुए, और फिर हमारे पास में आई लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल को जो आप आज देखते हो, ये पीरियोडिक टेबल जिसके अंदर जो वर्टिकल कॉलम है, जो वर्टिकल कॉलम है मेरे पास में, ये वर्टिकल कॉलम जिसे मैं क्या कहती हूँ, ग्रुप्स कहती हूँ। ये क्या है? वर्टिकल कॉलम जिसे मैं क्या कहती हूँ, ग्रुप्स कहती हूँ। और ये क्या है बच्चे? ये है मेरे पास में हॉरिजॉन्टल रोज, जिसे मैं क्या कहती हूँ, पीरियड्स कहती हूँ। ठीक है, इन्हें मैं क्या कहती हूँ, पीरियड्स कहती हूँ। कितने आपको रोज दिख रहे हैं और कितने पीरियड्स दिख रहे हैं आपको? यहाँ पर 7 तो पीरियड्स दिख रहे हैं मैम। तो पीरियड्स कितने दिख रहे हैं आपको? 7 तो पीरियड्स दिख रहे हैं। और कितने हमारे पास में ग्रुप दिख रहे हैं? 18 हमारे पास में ग्रुप दिख रहे हैं। ये देखो 1 से शुरू हुआ और 18 हमारे पास में क्या दिख रहे हैं, ग्रुप दिख रहे हैं। तो ये जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, इसने क्या किया, ग्रुप्स ऐसे बनाए, ऐसे हमारे पास में ग्रुप्स आए कि इन एक ग्रुप वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम है। अगर मैं इस ग्रुप को उठाती हूँ तो इनकी प्रॉपर्टी सेम है, इसको उठाती हूँ तो इनकी प्रॉपर्टी सेम है। और पीरियड्स क्या है हमारे? पीरियड्स दिखा रहे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसको हम पीरियोडिक टेबल को भी हम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे धीरे धीरे। उससे पहले हम क्या करते हैं, उससे पहले हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। वो प्रॉब्लम क्या है? नॉमेनक्लेचर की, नॉमेनक्लेचर की प्रॉब्लम। नॉमेनक्लेचर की प्रॉब्लम कैसे? कि हमारे पास में जैसे एटम्स या जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर हुए कि 100 एटॉमिक नंबर के बाद वाले जो एलिमेंट्स थे वो क्या थे, सारे के सारे अनस्टेबल आ रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर मास बढ़ गया था, नंबर ऑफ उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन सब बढ़ गए थे, तो मास बढ़ गया था, और मास बढ़ने की वजह से वो अनस्टेबल हो रहे थे। तो उनकी डिस्कवरीज जब उस टाइम पे चल रही थी, उनकी डिस्कवरीज जब चल रही थी, तो प्रॉब्लम एक आई कि हमारे पास में वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग कोने से जो साइंटिस्ट है वो ये क्लेम कर रहे थे कि मैंने ये एटम डिस्कवर किया या मैंने एलिमेंट डिस्कवर किया। मान लीजिए हमारे पास में कोई एलिमेंट डिस्कवर हो 103 नंबर का, एटॉमिक नंबर का, तो सारे साइंटिस्ट क्या कह रहे थे कि ये हमने डिस्कवर किया। हमें तो नहीं पता किसने डिस्कवर किया। क्यों? क्योंकि उस टाइम तक एडवांस टेक्नोलॉजीज थी ही नहीं इतनी कि हम वेरीफाई कर सके कि किसने डिस्कवरी की है एग्जैक्टली में। तो हमारे पास में
एक प्रॉब्लम आई कि ये जो नेम है, ये नेम हम किस साइंटिस्ट के बेसिस पे करें या किस कंट्री के बेसिस पर इसका नेमिंग करें। तो इसका एक टेम्परेरी हमें सॉल्यूशन दिया गया आयुपैक के थ्रू। टेम्परेरी हमें सॉल्यूशन दिया गया आयुपैक के थ्रू। आयुपैक ने कहा कि लड़ो मत, तुम लड़ाई मत करो कि किसके नाम पे हमें एलिमेंट्स का नाम रखना है। एक काम करते हैं, हम अभी टेम्परेरी नेम रख लेते हैं, और जब हमें कंफर्मेशन हो जाएगी कि आपने सच में इस एलिमेंट को डिस्कवर किया, हम उसका परमानेंट नेम दे देंगे, या तो आपके नाम पे या उसके कंट्री के नाम पे दे देंगे। तो इन्होंने क्या किया, एक रूल बताया। रूल क्या बताया कि सबसे पहले तो तुम नंबर लिखो, और नंबर के अकॉर्डिंग इन्होंने असाइन किए कुछ एब्रीविएशंस। 7, 8, यहाँ लिखते हैं 6, 7, 8 और 9। तो एब्रीविएशंस क्या इन्होंने बताए कि अगर 0 है तो 0 को इन्होंने कहा नील, 1 को इन्होंने कहा अन, 2 को कहा बाय, देन ट्राई, देन क्वाड, देन पेंट, सेप्ट, हेग्स, सेप्ट, ऑक्ट, इन। इन्होंने बोले ये एब्रीविएशंस हम इन जो भी आप एटॉमिक नंबर डिस्कवर करोगे, एलिमेंट डिस्कवर करोगे, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग हम एब्रीविएशंस यूज करेंगे। और इनको और शॉर्ट करके इन्होंने क्या कहा कि नील का हम एन ले सकते हैं, अन का हम यू, बी, टी, क्यू, पी, एच, एस, ओ और ई। अब इनके बेसिस पे नेमिंग करने का रूल क्या दिया, सपोज आपको कोई एलिमेंट का नाम करना है, अगर आपके कोई एलिमेंट आता है 108 करके कोई एलिमेंट आ गया, तो आपको सबसे पहले 1 देखना है। तो 1 को हमने क्या कहा बच्चे, 1 को हमने क्या कहा अन, तो यहाँ लिख देती हूँ इसका नाम, पहले तो अन लिख देती हूँ। अब देखो 0 को क्या कहा है मैंने, 0 को क्या कहा है मैंने, नील, तो इसका यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, अन के बाद में क्या लिख देती हूँ, नील। 8 को क्या कहा है मैंने, ऑक्ट, तो क्या लिख देती हूँ, 8 को ऑक्ट लिख देती हूँ। और लास्ट में क्या करना है आपको, IUMEM लगा देना है, ये आपको ऐड कर देना है। तो ये पूरा का पूरा एक टेम्परेरी नेम हो गया हमारे इस कंपाउंड के लिए, इस एलिमेंट के लिए। और इसको और शॉर्ट में आप कैसे कर सकते हो, जो अन था उसका क्या ले लो U, नील का ले लो N, ऑक्ट का ले लो O। तो ये हमारे पास में ऊनो बन गया ये हमारे पास में क्या आ गया, ऊनो आ गया। तो ये इसका एक टेम्परेरी नेम हो गया। अब जैसे ही ये नेम जैसे ही हमारे पास कंफर्मेशन होगा इस एलिमेंट की डिस्कवरी किसने किया है, हम उस बेसिस पर इसका नेम रख सकते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। क्लासिफिकेशन हम लॉन्ग पीरियडिक टेबल तक कैसे पहुंचे ये समझ में आ गया, कितनी कोशिशें हुई, उसके बाद में हमारे पास में एक सफलतापूर्वक हमारे पास में एक पीरियडिक टेबल तैयार होकर कैसे आई वो आपने देखा। तो अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम एलिमेंट्स का कैसे पढ़ते हैं, या फिर कैसे हम उनको क्लासीफाई, इलेक्ट्रॉन्स को कैसे हम देखेंगे कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को किसी एलिमेंट के अंदर भरेंगे, उनको कैसे फिल करेंगे। तो सबसे पहले बेसिस देखो, इसका बेसिक देखो। हमारे पास में क्या होता है, कोई भी एक एटम है, ये कोई भी एक एटम है हमारे पास में, इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास प्रोटॉन होगा, मतलब न्यूक्लियस होगा जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, और एक शेल होगा जिसके अंदर हमारे पास में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब मुझे बताओ इसके अंदर शेल्स आपने जो पढ़ा होगा एटॉमिक स्पेक्ट्रा चैप्टर के अंदर भी आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास में ये पहला शेल है, फिर ये दूसरा शेल है, तो पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, ऐसा करके आपने कुछ पढ़ा होगा। इसका मतलब मुझे समझ में आता है कि अगर मुझे इलेक्ट्रॉन एलिमेंट के अंदर बिठाने हैं तो सबसे पहले एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो जाएंगे शेल के अंदर, और शेल के अंदर भी हमने पढ़ा है कि शेल के अंदर भी हमारे पास में क्या होता है, सब शेल होते हैं। तो शेल के अंदर भी कहाँ बैठेंगे, वो सब शेल में जाके बैठेंगे, और सब शेल के अंदर भी मेरे पास क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। तो फिर बाद में कहाँ जाएंगे, वो ऑर्बिटल्स में जाएंगे। अच्छा, जैसे पहला शेल था, इसे मैंने क्या कहा था, n = 1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका क्या था, 1 था। ये दूसरा था, इसका क्या था, n = 2। अच्छा, 1 के अंदर हमारे पास फर्स्ट शेल में हमारे पास में कितने सब शेल थे, हमने ये देखा था कितने सब शेल थे हमारे पास में, n-1 कर दूंगी, कितना आएगा मेरे पास में, 0। तो 0 के करस्पॉन्डिंग
अगर हमारे पास में सब शेल देखोगे तो वो क्या आ रहा था, एस। तो हमारे पास में सिर्फ एक ही सब शेल था, एस। और सब शेल के लिए हमने क्या डिफाइन किया था, क्वांटम नंबर एल, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो हमारे पास में पहले शेल के अंदर क्या आया, एक ही सब शेल निकल के आता है, दैट इज एस। तो दूसरे शेल के अंदर हमारे पास में कितने सब शेल आएंगे, तो n-1 कर दो, फिर से n-1 कर दो, फिर से क्या आएगा 2, सॉरी n-1 कर दो, 2 - 1 होगा, क्या आएगा 1। और 1 के करस्पॉन्डिंग में कैसे लिखूंगी, 0 से स्टार्ट करके 0 1। 1 के करस्पॉन्डिंग मेरे पास में क्या आता है, 1 के करस्पॉन्डिंग मेरे पास में आता है p। यहां तक की बात समझ में आई? क्या कहा मैंने क्या कहा, फिर से देखो। मैंने कहा कि हमारे पास में है शेल, शेल के अंदर है हमारे पास में सब शेल, सब शेल के अंदर है मेरे पास में ऑर्बिटल्स। अगर मेरा शेल कोई भी, मान लीजिए मेरा 4th नंबर का शेल है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ सब शेल कितने होंगे, 3 होंगे। n-1 करके निकालूंगी, 3 आएगा मेरे पास में। और 3 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास में वैल्यू किसकी आती है, f की। तो इसके अंदर हमारे पास में क्या होंगे, 0। अब 3 तक आप कैसे पहुंचोगे, 0 1 2 3। तो हमारे पास ये सारे के सारे सब शेल इस शेल के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो 0 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास S भी मिलेगा, इसके पास P मिलेगा, D भी मिलेगा, और इसके पास में F भी मिलेगा। ये सारे के सारे सब शेल मेरे इस ऑर्बिटल के अंदर होंगे। अच्छा, इस शेल के अंदर होंगे। अब ऑर्बिटल्स क्या होंगे, ऑर्बिटल्स अगर हमने सब शेल पढ़ लिया है, तो मुझे पता है S के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे, एक ऑर्बिटल होता है। P के अंदर होते हैं हमारे पास 3 ऑर्बिटल, और D के अंदर होते हैं हमारे पास में 5, F के अंदर होते हैं 7 ऑर्बिटल। इन ऑर्बिटल्स के अंदर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को बिठाना शुरू करेंगे। अब हमने ये देखा है, अभी बेसिक में हमने ये देखा है कि इलेक्ट्रॉन्स मेरे जाएंगे कहाँ जाएंगे, शेल में जाएंगे, फिर सब शेल में जाएंगे, फिर ऑर्बिटल्स में जाएंगे। अभी हमने ये नहीं देखा है कि इलेक्ट्रॉन्स को किस तरीके से मैं अरेंज करूंगी, कि अगर वो जा रहे हैं तो वो किस, अभी तक इसको एग्जाम्पल से समझो। आपने स्कूल खोल दिया और आपने ये भी देख लिया है कि बच्चे बैठेंगे, कि ये वाले बच्चे इस क्लास के अंदर बैठेंगे, पर अभी तक आपने ये नहीं असाइन किया है कि वो जो बच्चे हैं उनका अरेंजमेंट क्या होगा, आगे कौन बैठेगा, पीछे कौन बैठेगा, और एक टेबल है तो एक टेबल पर कितने बच्चे बैठेंगे, ये सब आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। तो ये डिसाइड करने के लिए हमारे पास में क्या आता है, रूल्स आते हैं कुछ। ये डिसाइड करने के लिए हमारे पास में कुछ रूल्स आते हैं, उन रूल्स को हम देखेंगे। पहले आएगा ऑब्बो प्रिंसिपल, दूसरा आएगा हमारे पास में पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तीसरा आएगा हमारे पास में हुन्स रूल। ठीक है, इन तीनों रूल्स को हम पढ़ के फिर हम देखेंगे कि हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आता है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे ऑब्बो प्रिंसिपल। ऑब्बो प्रिंसिपल मुझे क्या कहता है, ये मुझे बताता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स आप उस शेल में और उस सब शेल में आप डालोगे जिसकी एनर्जी सबसे लोएस्ट होगी। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स विल गो फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन्स विल गो इन दी शेल या सब शेल हैविंग दी लोएस्ट एनर्जी, सबसे कम एनर्जी, मतलब सबसे कम एनर्जी जिसकी है, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा, फिर उसके बाद में जिसकी एनर्जी ज्यादा उसके बाद में जाएगा, एंड देन इस तरीके से एनर्जी ऑर्डर के अंदर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को बिठाएंगे। अब हमें ये समझ में आता है कि ये तो ठीक है, पर इसको याद कैसे करेंगे और एनर्जी हमें कैसे पता चलेगी। तो उसके लिए मैं आपको एक ऑब्बो का डायग्राम बना के दिखाती हूँ, जिससे आपको बिल्कुल क्लैरिफिकेशन हो जाएगा कि हमारे पास में जो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कौन से शेल और कौन से सब शेल के अंदर जाएगा। 4D 4F देन 5S 5P 5D 5F, इस तरीके से आप नीचे 6X भी लिख सकते हो। ठीक है, सिक्स पी 6D और 6F। अब क्या करना है आपको, सिंपल आपको क्या करना है, एरो लगाने हैं। एरो कैसे लगाने हैं आपको, 1S से स्टार्ट करना है। पहला एरो ऐसे गया, ठीक है, देन 2S, फिर 2P से 3S, फिर 3P 4S, 3D 4P 5S, देन F से। ये जो एरो मैं लगा रही हूँ और इनकी डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है।
इससे मुझे पता चलता है कि सबसे पहले मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो 1s के अंदर जाएगा, फिर मेरा इलेक्ट्रॉन जाएगा 2s के अंदर, फिर मेरा इलेक्ट्रॉन जाएगा 2p के अंदर और 2p से जाएगा 3s के अंदर, देन जाएगा 3p के अंदर और फिर जाएगा 4s के अंदर, देखो, और फिर बाद में जाएगा 3d में। तो आपको समझ में आ रहा है कि 3s और 3p हमारे पहले आए हैं, 3d के बीच में हमारे 3p और 3d के बीच में हमारे पास पहले 4s आएगा। तो ये चीज हमारे ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस में जा रही है कि 3s 3p फिर 3d लिख दो, नहीं, ये सीक्वेंस हमें ऑब्बो प्रिंसिपल से पता चलता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो है कौन से शेल के कौन से ऑर्बिटल में पहले जाएंगे। अच्छा, अब ये भी पता चल गया कि मैं पहले इसमें भेजना है, फिर इसमें भेजना है, फिर इसमें भेजना है, पर अब ये बता दो कि कितने भेजने हैं। वही सेम चीज की क्लास के अंदर बच्चे तो बिठा दिए, लेकिन एक टेबल के ऊपर कितने बच्चे बिठा रहे हैं वो तो बता दो। तो वो हमारे पास में, उसके लिए हमारे पास में दूसरा रूल आता है, क्या आता है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसको भी समझ लेते हैं। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमारे पास में क्या कहता है, पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमारे पास में क्या कहता है कि हमारे पास में जो ऑर्बिटल्स है, जो हमारे पास में ऑर्बिटल्स है, तो एक ऑर्बिटल के अंदर, एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स को भर सकती हूँ, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और वो भी कैसे, दोनों के दोनों ऑपोजिट स्पिन के साथ में। इसको ऐसे इमेजिन करो कि एक आपने टेबल लिया, उसके ऊपर आपने 2 बच्चे बिठाए, लेकिन आपको ऐसे बिठाने कि एक का चेहरा अगर उधर होगा तो दूसरे का चेहरा इधर होगा। तो ऑपोजिट स्पिन के साथ में हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बिठाने कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड विद ऑपोजिट स्पिन, एंड विद ऑपोजिट स्पिन। समझ में आई बात? ये किसने कहा, मेरे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से। इसे क्या फायदा हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि अब मुझे ये पता है कि एस के अंदर मुझे 2 इलेक्ट्रॉन भेजने हैं। अब पी एस के अंदर फिर से 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, रूल देखो, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो मुझे बताओ पी के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, पी के अंदर तो 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी के अंदर तो 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें जा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें जा रहे हैं, 2 इसमें जा रहे हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए मेरे पास में, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इससे मुझे ये पता चला कि इसमें मुझे 2 इलेक्ट्रॉन भेजने हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, इस पी के अंदर मेरे पास टोटल 6, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। फिर से ऐसा आ गया तो 2 जा सकते हैं, फिर से पी आ गया तो 6 जा सकते हैं, ऐसा आ गया तो 2 जा सकते हैं। अब डी के अंदर कितने जाएंगे, डी के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, डी के अंदर जो डी ऑर्बिटल है, डी हमारे पास सब शेल है, उसके अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं ना। तो 5 ऑर्बिटल, एक के अंदर 2, तो कितने आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, मैक्सिमम ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर कितने आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। तो अब हमें ये भी पता चल गया, ये भी हमें पता चल गया कि हमारे पास में एक सीट पर 2 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे और दोनों की स्पिन भी क्या होगी, ऑपोजिट। ये क्या है, मेरी स्पिन, कि अगर मैं एक को दिखा रही हूँ अपवर्ड स्पिन से तो दूसरा मेरा बैठेगा डाउनवर्ड से। सेम बच्चों वाला एग्जाम्पल से आप इस चीज को याद रख सकते हैं, ठीक है। ये था मेरा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब ये भी ठीक है, ये भी ठीक कर दिया कि हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स में किस तरीके से अरेंज करना है वो भी हमने पढ़ लिया है। तो अब प्रॉब्लम क्या आती है कि क्या हमारे पास में जो बेंच है उसके अंदर मैं कैसे भी बच्चे बिठा दूं, कैसे भी बिठा दूं। समझो आप इस चीज को कि क्या मेरे पास में इस बेंच को और ऑर्बिटल को रिलेट करो। अगर मेरे पास ये डी ऑर्बिटल है 5, अगर ये मेरे पास डी ऑर्बिटल है और इसके अंदर अगर ये बेंच है, इसके अंदर मुझे 4 बच्चे बिठाने हैं, 4 बच्चे बिठाने हैं, तो क्या मैं कैसे भी बिठा दूं, एक यहाँ बिठा दूं, एक यहाँ बिठा दूं, फिर 2 को साथ बिठा दूं, ऐसे क्या कैसे भी बिठा दूं, नहीं, नहीं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, बच्चे अपनी मर्जी से नहीं बैठेंगे, उनके लिए एक और रूल आएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी मर्जी से ऑर्बिटल में कैसे भी नहीं बैठेंगे, उनके लिए भी क्या आएगा, हमारे पास में एक और रूल आएगा। और वो रूल हमारे पास में क्या आता है, उस रूल का नाम है हमारे पास में हुन्स रूल। हुन्स रूल भी समझ लेते हैं। हुन्स रूल हमें क्या कहता है, हुन्स रूल क्या कहते हैं, इस रूल का एक और नाम है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये रूल हमें कहता है कि कोई भी ऑर्बिटल होगा, मान लीजिए आप पी ऑर्बिटल ले रहे हो और उसके अंदर आपको 4 इलेक्ट्रॉन बिठाने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स आपको बिठाने हैं, तो आप क्या करोगे, एक एक ऑर्बिटल में सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन डालोगे कि 4 इलेक्ट्रॉन अगर बिठाने हैं तो एक पहले इसमें जाएगा, फिर दूसरा और फिर तीसरा, एंड देन जब कंप्लीटली फिल्ड हो गया तो आप पेयरिंग करना स्टार्ट करोगे ऑपोजिट स्पिन के साथ में 4 इलेक्ट्रॉन। तो होन्स रूल हमारे पास में क्या कहता है कि ऑर्बिटल हैविंग द सेम एनर्जी, पी की बात कर रही हूँ मैं, डी की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, तो मैं कहती हूँ कि ऑर्बिटल हैविंग द सेम एनर्जी
In orbitals having the same energy, electrons are filled unpaired, means one in each orbital, then pairing start होगी। तो पहले क्या करेंगे, ऑर्बिटल जिनके पास में सेम एनर्जी है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाएगा पहले अनपेयर्ड, मतलब एक ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाएगा और फिर बाद में जैसे ही सारे ऑर्बिटल एक एक करके भर जाएंगे तो फिर हम पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों रूल से हमें क्या समझ में आता है, तीनों रूल से हमें ये पता चलेगा कि हमें इलेक्ट्रॉन्स को कैसे किसी एटम के अंदर या एलिमेंट के अंदर हमें बिठाना है। जहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन एस में गया, फिर टू एस में गया, फिर 2p में गया, फिर हमने ये भी देख लिया कि एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, वो हमें कौन बताता है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब जो दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे और फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे देन दूसरा, इसके अंदर भी पहले एक जाएगा एक जाएगा और एक जाएगा, पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स एक एक करके भरेंगे, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे और फिर बाद में इनकी पेयरिंग स्टार्ट करेंगे ऑपोजिट स्पिन के साथ में। तो ये तीनों रूल हमें क्या करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स है जो हमें हेल्प करते हैं और बताते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है हमें किस तरीके से भरना होता है। अब हम देखते हैं कुछ एलिमेंट्स देखते हैं और उनके कॉन्फ़िगरेशंस भी देख लेते हैं जैसे हमने सीखा है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, इधर बताती हूँ, पहले इधर देखो। सबसे पहले हम ये देखते हैं हमारे पास में लिथियम जो है एलिमेंट, उसका एटॉमिक नंबर हमारे पास में 3 एटॉमिक नंबर, मतलब बच्चे 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इसके अंदर, और सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s के अंदर, फिर जाएगा 2s के अंदर। ठीक है, 1s के अंदर कितने मैक्सिमम जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s के अंदर मैक्सिमम जा तो 2 सकते हैं लेकिन उसके पास है ही एक, जब 2 चले गए तो बचा एक ही, तो एक इलेक्ट्रॉन हमारा 2s के अंदर चला गया। और करके इसमें क्या लिखा गया है, और करके इसमें क्या लिखा गया है कि हमारे पास जो 1s2 है, हाइड्रोजन और हीलियम का देखो, हाइड्रोजन का क्या होता है बच्चे 1s1, तो हीलियम का क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा 1s2 हो जाएगा। तो 1s2 हमारा किसके लिए कॉन्फ़िगरेशन है, हीलियम के लिए, तो मैं 1s2 की जगह क्या लिख दूं, हीलियम लिख दूं, 1s2 की जगह मैं हीलियम लिख दूं, और 2s1 मेरा ऐसे कैसे रह गया। तो इस लिथियम के कॉन्फ़िगरेशन को मैं नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन से रिलेट करके भी लिख सकती हूँ। कैसे लिख सकती हूँ, 1s2 को मैंने लिख दिया हीलियम और फिर मैंने लिख दिया 2s1, तो ये मेरे पास में लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन। अब आपका सवाल होगा कि ऐसे जैसे 4 अगर इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज कोई आती है मेरे पास में, जैसे बेरिलियम आ गई, तो मैम बेरिलियम के अंदर तो फिर हम क्या करेंगे, बेरिलियम के अंदर तो सीधा लिथियम लिख दो और फिर बाद में S1 लगा दो, ऐसा लिख दे, नहीं नहीं नहीं। तो हमारे पास में ये भी ध्यान रखना बच्चों कि हम जो यहाँ पर जो यूज़ करते हैं, जो एटम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं हम नोबल गैस वाले, कोई भी एलिमेंट हम यूज़ नहीं कर सकते। ये कौन से है मेरे पास में, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस। अब इनके बारे में भी पढ़ेंगे ये क्या होती है, क्यों इनको यूज़ करते हैं और इनमें से क्या खास बात होती है, इस पूरे इस चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे डिटेल में। तो यहाँ पर हम हीलियम लेंगे, ऐसे हम आते हैं एक और आप देख लीजिए, जैसे ये मान लीजिए ये है हमारे पास में रुबीडियम। ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास में 37 एटॉमिक नंबर होता है इसका, 37 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने जैसे हमने पढ़ा था ऑफ बो प्रिंसिपल, उसके अकॉर्डिंग, ऑफ बो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले तो ये सब ये ऑर्डर लिख दिया इनका, इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के लिए ये ऑर्डर हमने सबसे पहले लिख दिया। तो सबसे पहले हमने 1s 2s 2p 3s 3p 4s ये लिख दिए। अब हमें 37 इलेक्ट्रॉन्स भी फिल करने हैं, तो सबसे पहले एस में 2 इलेक्ट्रॉन गए, देन एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन गए, देन पी के अंदर 6, फिर 2, फिर पी के अंदर 6 और फिर 1। अच्छा ये सोडियम का बता दिया क्या मैंने, ठीक है कोई बात नहीं, एक ही बात है। तो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स कैसे जा रहे हैं, सारे के सारे रूल्स को ध्यान में रखते हुए जा रहे हैं। एनर्जी ऑर्डर भी देख लिया हमने, और हमने एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं वो भी देख लिए, प्लस यहाँ पर जो चीज दिखाई नहीं दे रही है दैट इज हुंड्स रूल, कि यहाँ पर अगर हमारे पास में पी में अगर कोई बोलता है कि मेरे पास जैसे एस है, एस के अंदर इसमें लिखा हुआ है 1, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा। अगर पी के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन आने हैं तो वो ऐसे नहीं आएंगे, यही तो कहता था हमें हुंड्स रूल। तो पी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे, 1 2 और 3, इस तरीके से पी के अंदर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी। समझ में आई बात, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे असाइन करेंगे किसी भी एलिमेंट का। तो ये क्या है, कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड्स, जो हमने टेबल पढ़ी है उसके अंदर उसको मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैसे रिलेट करूंगी मैम, क्योंकि आपने जब हेनरी मूस ने पढ़ाया था तब आपने बताया था
कि वो इनडायरेक्टली हमारा रिलेट करता है कॉन्फ़िगरेशंस को ही। तो हमने क्या देखेंगे इसके अंदर, आप इस टेबल को देखो अच्छे से। इस टेबल के अंदर तो जैसे आप सबसे पहले इस टेबल के अंदर देखोगे तो टेबल के अंदर आपको दिखाई देगा कि ये है मेरे पास में ग्रुप्स, ये है क्या मेरे पास में ग्रुप्स। और जो ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर मेरे पास में सारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम रहेगा। तो जो ग्रुप है उसके अंदर मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है लास्ट वाले शेल का, लास्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेम है। लास्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है मेरे पास में, सेम है। तो यहाँ पर जैसे ये वाला एस ब्लॉक का है तो इसमें S1 तो इसमें भी S1 है, इसमें भी S1 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 S1। तो हमारे पास में क्या होगा, इसमें S2, इसमें ऐसे करके D1, फिर D2, फिर D3। तो हमारे पास में जो कॉन्फ़िगरेशन है लास्ट शेल के वो सेम हो रहे हैं। तो पीरियड्स के अंदर मैं कह सकती हूँ कि लास्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ग्रुप्स के अंदर क्या था, ग्रुप्स के अंदर तो हमारे पास में इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा था हमने एटॉमिक नंबर का, ये तो पता था ना, इधर से इधर जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे थे, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहे थे एटॉमिक नंबर का। तो अगर ये हमारे पास में कोई ग्रुप लेते हैं हम, इस ग्रुप के अंदर हमारे पास में कॉन्फ़िगरेशन तो बदलेगा ही क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की नंबर बढ़ रहे हैं, S1 है S2 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 ऐसे करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम नहीं होगा, तो सेम क्या होगा, सेम होगा हमारे पास में लास्ट शेल नंबर। जो पीरियड्स होंगे, पीरियड्स में क्या सेम होगा, लास्ट शेल नंबर सेम होगा। मैं कॉन्फ़िगरेशन नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ लास्ट शेल नंबर मेरे पास में क्या होगा, इनके अंदर सेम होगा। कैसे, हमारे पास में ये है सेकंड पीरियड वाले और ये है थर्ड पीरियड वाले, तो ये सारे के सारे थर्ड शेल में ही इनका जो लास्ट शेल है वो थर्ड होगा। ये फोर्थ पीरियड के है तो इनका सबका जो लास्ट शेल होगा वो फोर्थ ही होगा। ये फिफ्थ के है तो इनका सबका लास्ट शेल जो होगा वो फिफ्थ ही होगा। तो हमें ये चीज़ समझ में आती है कि जो कॉन्फ़िगरेशन है ग्रुप के अंदर वो किस तरीके से है कि उनका लास्ट शेल नंबर जो है, लास्ट शेल नंबर जो है इज सेम, वो सेम है। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिया, ये सारे कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ लिए और ये भी देख लिया कि ये जो हम लिख रहे हैं, रेडॉन लिखा है यहाँ पर, ये क्रिप्टॉन लिखा है यहाँ पर, ये ज़ेनॉन लिखा है, ये आर्गन लिखा है, ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी नोबल गैसेज है। नोबल गैसेज क्या होती है, नोबल गैसेज होती है हमारे पास में ग्रुप 18 के अंदर जो भी गैसेज आ रही, ये सारी की सारे हमारे पास में नोबल एलिमेंट्स हैं। और नोबल एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो लास्ट जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, इनके पास में एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। अगर आप देखोगे यहाँ से P1 P2 P3 P4, हम ब्लॉक्स भी पढ़ेंगे आगे, एक बार सुनो मेरी बात कि P1 P2 P3 P4 P5 और P6, तो इनमें लास्ट में जो P सब शेल जो था मेरा, P सब शेल जो मेरा आ रहा था वो कंप्लीटली फिल्ड है। यहाँ पे वो क्या है बच्चे, कंप्लीटली फिल्ड है, वो मेरा कंप्लीटली फिल्ड है। तो ये नोबल गैसेस होती है जिनके पास में एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो ये अपने अकेले मज़े से ज़िंदगी निकाल रही होती है। इन नोबल गैसेस को किसी भी अदर एलिमेंट्स की नीड नहीं होती अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। तो अब हम चैप्टर के अंदर आगे बढ़ते, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक हमने देख लिया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद में हम कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाएंगे। तो प्रॉपर्टीज़ से पहले हम पढ़ेंगे कि मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स के बारे में, ये क्या होते हैं। आपने नाम तो सुना होगा मेटल्स का, और आपने ये भी सुना होगा, आपने रटा भी होगा 9th या 10th क्लास में, 8th क्लास में, कि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर, मेटल्स आर द गुड कंडक्टर, व्हाई दे आर द गुड कंडक्टर, ये भी देख लो। तो ये पता चलेगा जब हमें पता चलेगा कि मेटल्स होते क्या हैं। मेटल्स होते हैं मेरे वो एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स को खुशी खुशी बाहर निकालना चाहते हैं। मेटल्स होते हैं मेरे पास में, जो मेटल्स होते हैं वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना चाहते हैं। तो क्या कह सकती हूँ मैं, गिव्स इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। तो ये जब इलेक्ट्रॉन्स देते हैं तो इनका ऑपोजिट नॉन मेटल्स क्या होंगे, नॉन मेटल्स क्या होंगे, खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, तो कह दूं कि ऐसे एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, ये मेरे नॉन मेटल है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, और नेगेटिव चार्ज अगर कोई एलिमेंट बाहर निकाल रहा है तो इसका मतलब है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, क्योंकि चार्ज आयंस इनकी वजह से ही तो मेरा कंडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का।
इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही तो होता है, नेगेटिव चार्ज की वजह से ही होता है। तो क्या होगा, मेटल्स जो होंगे हमारे पास में क्या होंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये देखो मेटल्स क्या होंगे बच्चे मेरे पास में, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। और इसके ऑपोजिट ही क्या होगा मेरे पास में, नॉन मेटल्स, वो क्या होंगे, पुअर कंडक्टर होंगे। अच्छा, जितने भी हमारे पास पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर सबसे ज्यादा जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे मेटल्स ही हैं, वो ऑलमोस्ट क्या है, सारे के सारे मेटल्स ही है। तो 78% एलिमेंट्स जो दिखते हैं वो तो मुझे मेटल ही दिखते हैं। और ज्यादातर तुम पीरियोडिक टेबल के अंदर मेटल कहाँ दिखेंगे तुम्हें, लेफ्ट हैंड साइड में। अगर तुम्हारे पास पीरियोडिक टेबल ये है तो लेफ्ट हैंड साइड में जो एस ब्लॉक मेरे पास में आता है वहां पर क्या दिखेंगे मुझे, मेटल दिखेंगे। मेटल सॉलिड होते हैं ज्यादातर, मरकरी के छोड़ के। मरकरी अगर आपने देखा हो, जो हमारे थर्मामीटर होती है ना, थर्मामीटर के अंदर हमारे पास में मरकरी फील्ड होती है। तो मरकरी हमारे पास मेटल तो है लेकिन वो लिक्विड है, तो ये एक एक्सेप्शन है। बाकी मेटल्स क्या होते हैं बच्चे, बाकी मेटल्स तो सॉलिड ही होते हैं, ठीक है। अच्छा, इनका क्या होता है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, हाई और हाई ही होगा। अगर हाई नहीं होगा तो तुमने तो पता चले तुमने तार जो तुम्हारे पास लगे हुए कॉपर के वायर, तुमने उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई, वो तो तार ही पिघल गया। ऐसा होते देखा है कभी, नहीं देखा ना। तो इनके पास में हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है। समझ में आई बात। अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इनकी होती है जो इनको बहुत खास बनाती है, वो क्या है, मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी। मैलिएबल क्या होता है हमारे पास में, कि हम इनको चपटा कर सकते हैं, एकदम चपटे का मतलब क्या हो गया, इनको थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कि गोल्ड, आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ के आए हो अगर, तो आपने रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, उसके अंदर आपने गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा। तो उसने गोल्ड फॉइल ली थी, वो एकदम पतली होती है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है मैलिएबिलिटी की। गोल्ड मेटल है, मेटल के अंदर प्रॉपर्टी मैलिएबिलिटी की, और उसके अंदर बहुत ज्यादा मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। उसको बहुत थिन शीट के अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में मैलिएबल भी होते हैं। और डक्टिलिटी क्या होती है, कि इनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तुम अपने घरों में जो तार देखते हो वो क्या होता है, ऊपर रबड़ दिखता है तुम्हें ब्लैक कलर का। अब वो रबड़ थोड़ी तार है, रबड़ के अंदर अगर तुम देखोगे, कभी चलते हुए तार को नहीं, पर एक तार आपके पास अलग से अगर हो तो उसे देखना, नॉर्मल तारों को निकाल के मत काट देना, करंट आ जाएगा। ऐसा कोई वायर जो अलग से टुकड़ा पड़ा हो, किसी से कनेक्टेड ना हो, उसका आप देख सकते हो। उसको जब आप काटोगे ऊपर से रबड़, तो रबड़ इज नॉट अ तार, रबड़ इज नॉट अ वायर। वायर क्या है, उसके अंदर एकदम पतले पतले आपको कॉपर की, पतले पतले कॉपर की स्ट्रिप्स दिखेंगी, दैट इज द वायर, वो वायर है हमारा। तो वो प्रॉपर्टी कहाँ से आई है, वो डक्टिलिटी से आई है, कि उसको हम थिन वायर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है मेटल के अंदर, पर ये नॉन मेटल्स के अंदर नहीं होती है। तो नॉन मेटल्स तो नॉन मेलिएबल है, नॉन डक्टाइल है मेरे पास में। ऊपर से जो हमने पढ़ा था कि ये सॉलिड होते हैं, ये हमारे पास में क्या होते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। जो हम पढ़ रहे थे कि इनके पास में बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, याद करने की तो चीज ही नहीं है ना, हमें पता है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, नहीं तो ऐसी चीजें पिघल रही होती, ऐसे ही मेटल पिघल रहे होते। तुम जो बर्तन जो काम में ले रहे हो, एल्यूमिनियम का अगर ले रहे हो, स्टील का अगर ले रहे हो, आयरन अगर तुम देख रहे हो, तो ऐसे थोड़ी पिघल जा रहा है, वो हाई मेल्टिंग पॉइंट है ना उनका। लेकिन नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उनके पास में लो मेल्टिंग पॉइंट और लो ही बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास में होता है। एक्सेप्शन भी देख लो कौन सा, बोरोन और कार्बन। क्यों भाई, कार्बन नहीं बनाता डायमंड, कार्बन डायमंड नहीं बनाता, लो होता है क्या उसका, बहुत ज्यादा उसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो हमारे पास एक्सेप्शंस तो हर जगह है ही, लेकिन नॉर्मली अगर हम बात करें तो मेटल्स हमारे पास सॉलिड होते हैं, नॉन मेटल्स हमारे पास में क्या होते हैं, सॉलिड या गैस दोनों हो सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और इनकी थोड़ी प्रॉपर्टीज का हमने कंपैरिजन देख लिया। तो मैम ये बता दो कि ये एक अलग से टर्म आपने क्या लिखी हुई है, मेटलॉइड्स करके। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स कुछ ऐसे भी तो होंगे जिनके पास में दोनों प्रॉपर्टीज होती होंगी, कुछ ऐसे भी तो होंगे जो थोड़ा कैरेक्टर मेटल का शो करते होंगे, थोड़ा कैरेक्टर नॉन मेटल का शो करते होंगे। तो उनको मैंने क्या कह दिया, उनको मैंने कह दिया नॉन मेटल्स। तो ये कहाँ होते दिखा दो और कितने होते ये भी दिखा दो, क्योंकि आपने बोला कि पीरियोडिक जो हमारे पास में जो एलिमेंट्स है सारे के सारे, उनके अंदर ज्यादातर तो हमारे पास में मेटल्स ही हैं। तो नॉन मेटल्स कहाँ हैं, तो नॉन मेटल्स कहाँ हैं, ये देखो, इस पीरियोडिक टेबल, ये सेम पीरियोडिक टेबल है, बस कलर बदल दिया तुम्हें ताकि तुम्हें समझ में आ सके कि यहाँ पर जो एक अलग कलर से मुझे शो हो रहे हैं, किससे करूँ, रेड से कर देती हूँ। हाँ, ये जो शो हो रहे हैं हमें, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, टेल्यूरियम, ये सारे के सारे मेरे पास में क्या आते हैं, ये सारे के सारे मेरे पास में आते हैं मेटेलॉइड्स। तो कुछ ही मेटेलॉइड्स है हमारे पास में, ज्यादा है नहीं, तुम इन्हें याद भी कर सकते हो। क्या क्या है हमारे पास में, बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमोनी हो गया और टेल्यूरियम हो गया।
ये सारे के सारे हमारे पास में क्या आते हैं, मेटेलॉइड्स आते हैं, जिनके पास में मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज होती है। तो यहाँ तक हमने क्या देखा कि मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स, ये तो हमारे पास में कुछ नॉर्मल प्रॉपर्टीज थी। अब हम रियल प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करेंगे, या एलिमेंटल प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करेंगे। जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कशंस करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है मेरे पास में, देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियाई, फिर पढ़ेंगे आयनिक रेडियाई, फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंड देन हम जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इनके ट्रेंड्स देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स इधर से उधर जब जाते हैं, टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं, तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज मेरी कैसे वेरी करती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक एक करके फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज मेरे पास में कौन कौन सी आती हैं, ये सारी की सारी क्या है मेरे पास में फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जिनको मुझे समझना है, और उनके ट्रेंड्स जो है मेरे पीरियोडिक टेबल के अंदर कैसे ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज वेरी करती है, मुझे ये भी देखना है। तो सबसे पहले मैं क्या डिस्कस करूंगी बच्चे, सबसे पहले डिस्कस करेंगे अपन एटॉमिक रेडियाई। रेडियाई का क्या मतलब होता है मैम, एक सर्कल होता है, और सर्कल के एक सर्कल होता है, बहुत गंदा सर्कल बनाया है, कोई बात नहीं, और सुंदर सा सर्कल बना लेते हैं। अच्छा, क्या होता है, एक सर्कल होता है, और सर्कल के सेंटर से लेकर उसके सरकमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होती है वो मेरी रेडियस होती है। तो मैम अगर मैं एटॉमिक रेडियाई की बात कर रही हूँ, तो एटॉमिक रेडियाई क्या होगी मेरी, कि एटम का सेंटर मतलब न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के लेकर मेरे सरकमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होगी वो मेरी रेडियाई हो जाएगी, वो मेरी एटॉमिक रेडियाई हो जाएगी। लेकिन आप सोचो बच्चों कि एटम्स के अंदर जो सरकमफ्रेंस है वो बनी किसकी है, जो सरकमफ्रेंस है वो किसकी बनी हुई है, वो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बनी हुई है। जो सरकमफ्रेंस है बच्चे वो किसकी बनी हुई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की। तो कोई फिक्स हमारे पास में फिक्स एकदम स्फेरिकल सरफेस, एकदम स्फेरिकल सरकमफ्रेंस हमारे पास में एटम की होगी क्या, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है मेरे पास में ऑर्बिटल्स में, ऑर्बिटल्स की शेप भी अलग अलग होती है। तो हम ये जो सर्कल हम बनाते हैं, जो पाथ हम बनाते हैं, जो ऑर्बिट हम बनाते हैं, ये हम बना रहे हैं एग्जैक्टली में, तो ये स्फेयर नहीं है, एग्जैक्टली में तो एकदम गोल गोल में नहीं घूम रहे होंगे, क्योंकि वो तो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन तो डेंसिटी है ना। तो हमारे पास में इसका मतलब ये समझ में आया, इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि हमारे पास में एटॉमिक रेडियाई, जैसे सर्कल की रेडियाई निकाल रही हूँ वैसे मैं नहीं निकाल सकती। अब हम क्या करेंगे, अगर सर्कल की जैसे मैं इसकी रेडियाई नहीं निकाल सकती तो मैं क्या करूंगी, मैं क्या करूंगी, इसको एटम को, इस एटम को जब ये बॉन्डेड स्टेट में होगा, एटम मेरा जब बॉन्डेड स्टेट में होगा, तब मैं उसकी क्या करूंगी, रेडियाई निकालूंगी। कैसे, कैसे निकालूंगी रेडियाई उसकी तब, अच्छा एक मेरा एटम होगा, और वो किसी ना किसी दूसरे एटम से क्या होगा, बॉन्ड बना के रखेगा इस तरीके से। इसका भी कोई न्यूक्लियस होगा और इसका भी न्यूक्लियस होगा। मैं क्या करूंगी, दोनों न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस होगी बीच की, उसको मैं हाफ कर दूंगी। दोनों न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होगी, जिन्हें मैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोलूंगी, उसको मैं आधा कर दूंगी। तो मेरे पास में क्या आ जाएगी बच्चे, रेडियस आ जाएगी, क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी मेरे पास में। तो अब ये बॉन्डेड स्टेट में रेडियस निकालूं, तो बॉन्डेड स्टेट में अगर आप सोचो तो आपके पास में दो तरीके के बॉन्ड आप देखने को मिलेंगे, दो तरीके के बॉन्ड आपको देखने को मिलेंगे। एक तो आपको देखने को मिलेगा कोवेलेंट बॉन्ड, और एक आप मेटेलिक बॉन्ड, एक मेटेलिक बॉन्ड। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है। तो इसके अंदर हमारे पास में एक एटम रहता है और दूसरा एटम रहता है, वो दोनों बॉन्डेड रहते हैं, और सिंपल सी बात है, इन दोनों के न्यूक्लियस लूंगी, न्यूक्लियस को मैं ज्वाइन करूंगी, और इनकी जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है उसको मैं आधा कर दूंगी। तो मेरे पास में क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी एटम की। तो इस बॉन्डेड स्टेट में जो मेरे पास में रेडियाई आएगी, उसे मैं क्या कहूंगी, कोवेलेंट रेडियाई, उसे मैं क्या कहूंगी, कोवेलेंट रेडियाई। ठीक है, अच्छा यहाँ से तो मुझे कोवेलेंट रेडियाई मिल गई। तो मेटेलिक रेडियाई कैसे मिलेगी मुझे, जब मेटेलिक बॉन्ड बनेगा। और मेटेलिक बॉन्ड कैसे बनता है बच्चे, जैसे हमारे कोवेलेंट बॉन्ड बने हैं या आयनिक बॉन्ड बनते हैं, वैसे तो हमारे पास में मेटेलिक बॉन्ड बनता नहीं है। तो मेटेलिक बॉन्ड कैसे बनता है, क्योंकि मेटल भी इलेक्ट्रॉन, मेटल मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है, मेटल भी इलेक्ट्रॉन देना ही चाहता है, दूसरा मेटल भी इलेक्ट्रॉन देना ही चाहता है। तो ये बॉन्ड कैसे बना रहे हैं आखिर,
तो मेटल का हमारे पास में एक्चुअल में कोई मॉलिक्यूल नहीं एग्जिस्ट करता है। मेटल मेटल बॉन्ड का कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। मेटल मेटल जो है मेटल मेटल के साथ बॉन्ड बना के एक क्रिस्टल फॉर्म करता है, एक लैटिस फॉर्म करता है हमारे पास में, एक क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करता है। उस लैटिस के अंदर हमारे पास में मेटल होते हैं बहुत सारे। मान लीजिए कॉपर का है तो हमारे पास में इसमें सब जगह क्या होंगे, कॉपर 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 कॉपर। अब सब क्या कॉपर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। क्यों रिलीज करेंगे, क्योंकि वो मेरी मेटल की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना। और वो इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहाँ, वो इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो इसी के अंदर, तो वो इलेक्ट्रॉन भी इसी के अंदर घूमेंगे। तो मेरे पास में जो लैटिस बनेगा उसमें मेटल है और मेटल के ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। मतलब पॉजिटिव चार्ज मेटल भी है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स भी है, और उन्हीं के अट्रैक्शन की वजह से मेरे पास में फॉर्मेशन हुआ है इस लैटिस का। तो मेटालिक बॉन्ड जो है एक्चुअल में वो किसी दो मेटल के बीच का बॉन्ड नहीं है हमारे पास में। समझ में आई? तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम सेम करेंगे कि बॉन्ड तो नहीं है दो के बीच का, लेकिन दो के बीच की डिस्टेंस तो हम ले सकते हैं। दो के बीच का बॉन्ड तो नहीं है, लेकिन दो के बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस तो हम ले सकते हैं। तो सेम हम क्या करेंगे, मेटल की और मेटल की कोई भी लैटिस के अंदर जो दो मेटल है मेरे एक साथ में जो बैठे हैं, उनकी मैं क्या करूंगी, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस लूंगी और उसका आधा कर दूंगी। तो वो मेरे पास में क्या आ जाएगी, मेटेलिक रेडियाई आ जाएगी। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर आयनिक रेडियाई नहीं बताई। आयनिक रेडियाई भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर, उसको अलग से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम एटॉमिक रेडियाई की बात कर रहे हैं। तो जब भी अब आपको समझ में आता है कि अगर मैं एटॉमिक रेडियाई की बात करती हूँ, तो अगर मैं आपको कभी भी एटॉमिक रेडियाई बोलती हूँ तो उसका मतलब मेरा दो चीज़ें हो सकती है। मेरी दो चीज़ें हो सकती है। क्या हो सकती है, या तो हो सकती है कि मैं मेटालिक रेडियाई की बात कर रही हूँ, या फिर हो सकता है कि मैं कोवेलेंट रेडियाई की बात कर रही हूँ। ठीक है, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन सी रेडियाई की बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे देखने हैं इनके ट्रेंड। दोनों ही बॉन्डेड स्टेट में है और दोनों से ही मुझे मिल तो आखिर में एक एटम की रेडियाई ही मिल रही है। ये तो मेरे तरीके हैं एटॉमिक रेडियाई निकालने के, मिल तो एटम की रेडियाई ही रही है दोनों से मुझे। तो अब मुझे क्या देखना है, इनका ट्रेंड देखना है। ट्रेंड कैसे देखेंगे, एटम की रेडियस। सोचो बच्चों, हमारे पास में क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाद में हमारे पास में क्या आते हैं, शेल आते हैं, जिसके अंदर क्या बच्चे होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। शेल आते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मानो ये मेरा पहला शेल है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये दूसरा शेल है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये न्यूक्लियस जो है मेरा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या लगाता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है। क्यों, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये न्यूक्लियस क्या करता है, मेरा इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक अट्रैक्शन का फोर्स लगाता है। तभी तो ये एटम के चारों तरफ घूम रहे होते हैं, तभी तो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे होते हैं। तो इसके अट्रैक्शन की वजह से ये बॉन्डेड है यहाँ पर। तो इसको मैं बोलूंगी अट्रैक्शन फोर्स बाय न्यूक्लियस ऑन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तो मुझे एक चीज बताओ, इस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स और इस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स क्या बराबर होगा? क्या मेरा न्यूक्लियस जो है इस इलेक्ट्रॉन पे जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स मेरा इस इलेक्ट्रॉन पे लगा रहा होगा? नहीं लगा रहा होगा। क्यों? क्योंकि पहले शेल के अंदर मेरे पास में ये इलेक्ट्रॉन आता है, और इसके बाद में अगर कोई दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन आता है तो उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। इस टॉपिक को, इस चीज को हम एक नाम देते हैं शील्डिंग इफेक्ट, जिसको आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए समझो कि जो नेट कुल मिला के आखिर में मेरा जो इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्शन फील करता है न्यूक्लियस से, उसको मैं कहती हूँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या कहती हूँ बच्चे? उसे मैं कहती हूँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को मैं कैसे डिसाइड कर सकती हूँ, कैसे डिफाइन कर सकती हूँ? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मेरा वो चार्ज है जो नेट चार्ज लग रहा है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो मैं कह सकती हूँ नेट अट्रैक्शन फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स बाय न्यूक्लियस। तो ये नेट हमारे पास में फोर्स है। अब एक चीज बताओ, समझने वाली चीज अब आती है। क्या आती है समझने वाली चीज? कि हमने पढ़ा ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। अब उसका ट्रेंड बता दो, किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर बच्चे, जब तुम यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो, तो मैंने क्या बोला था, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो तुम्हारे पास एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर के बेसिस पर, बेसिस क्या था क्लासिफिकेशन का, एटॉमिक नंबर था ना बच्चे। तो यहाँ से लेफ्ट से राइट जाते हो तब आपके पास में एटॉमिक नंबर बढ़ता है, और एटॉमिक नंबर बढ़ता है इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं।
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते हैं। तो मुझे एक चीज बताओ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या उनका शेल बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा। क्यों? मैंने ये चीज तो पढ़ाई थी तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले। क्या पढ़ाया था? कि हमारे पास में विद इन द पीरियड हमारे पास में जो शेल, आउटर शेल है, आउटर शेल नंबर हमारे पास में सेम होता है। तो हमारे पास में शेल तो नहीं बढ़ रहा, तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ जो शेल नंबर है वो हमारे पास सेम है, शेल नंबर सेम है। तो एक तरीके से ये शेल नहीं बढ़ रहा है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है, शेल नहीं बढ़ रहा है, पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। उस प्रोटॉन को, वो प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं मेरे पास में बीच में, और बाहर शेल हमारे पास बढ़ नहीं रहा है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गए, और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बाहर क्या होगा? एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन्स आएगा, थोड़ा रिपल्शन भी होगा। तो नेट जो अट्रैक्शन फोर्स है मेरा न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, वो इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शेल बढ़ नहीं रहा, तो शेल नहीं बढ़ रहा, तो एटम की जो शेल की दूरी है वो बढ़ नहीं रही। अब दूरी तो बढ़ नहीं रही है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज सेंटर का बढ़ रहा है, तो वो ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा मेरे आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को। तो हमारे पास में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा? यहां से यहां जाने पर मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। और जब चार्ज इंक्रीज कर जाएगा, अट्रैक्शन उनके बीच में बढ़ जाएगा, तो मेरे पास में जो साइज होगी एटम की वो क्या होगी? छोटी हो जाएगी। तो मेरे पास में जो एटम की साइज है, या एटॉमिक रेडियाई जिसे मैं बोल रही हूँ, वो क्या हो जाएगी बच्चे? वो हो जाएगी कम, डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आया? अब इसी का ऑपोजिट ले लो। इसी का ऑपोजिट क्या ले लो? टॉप से बॉटम और कहानी समझो स्टेप बाय स्टेप क्या होती है। टॉप से जब आप बॉटम आते हो तो हमारे पास में एक ग्रुप, विद इन द ग्रुप की बात कर रही हूँ, विद इन द ग्रुप की बात कर रही हूँ ना। देखो पीरियोडिक टेबल देखो, जब आप टॉप टू बॉटम आते हो तो आपके पास में ये ग्रुप तो सेम है, ये ग्रुप तो सेम है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट सब शेल का वो सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या है? नंबर ऑफ लास्ट शेल। जैसे कि ये मेरा फर्स्ट शेल में आता है इसके इलेक्ट्रॉन, ये इसके इलेक्ट्रॉन मेरे सेकंड में आएंगे, देन हमारा थर्ड, देन फोर्थ। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास में जो शेल है, नंबर ऑफ शेल है, वो नीचे आने पर इंक्रीज कर रहा है। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रहा है का मतलब समझ में आया कुछ? कि हमारे पास में इस बार क्या हुआ है, एक और शेल जुड़ते जा रहे हैं, ऐसे एक और शेल जुड़ते जा रहे हैं। अब सोचो आप, एक के बाद एक शेल जुड़ता जा रहा है, तो ये तो हमें ही समझ में आ रहा है कि साइज तो एटम की बढ़ती जा रही है ना, क्योंकि साइज तो उसकी बढ़ती जा रही है, और प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं उतने ही, लेकिन दूरी भी तो बढ़ गई है इलेक्ट्रॉन्स की। तो प्रोटॉन फोर्स तो उतना ही लगाएंगे, लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती है हमारे इलेक्ट्रॉन्स की, तो उनके ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं तो हमारे पास में शेल नंबर इंक्रीज होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि नंबर, कुछ नहीं है ये, हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते हैं, उसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है मेरा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मेरा क्या करता है? डिक्रीज करता है। और नेट मेरे पास में जो एटम की रेडियाई आती है वो भी कम आती है। तो एटम की रेडियाई भी क्या करेगी बच्चे? डिक्रीज कर जाएगी। ये चीज समझ में आई कि एटम की रेडियाई लेफ्ट टू राइट जाने पर तो सॉरी यहाँ पर इंक्रीज करेगी ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है तो रेडियाई तो इंक्रीज करेगी ना। तो लेफ्ट टू राइट जा रही हूँ, जब लेफ्ट टू राइट जा रही हूँ तो एटम की रेडियाई क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। और टॉप टू बॉटम जब आ रही हूँ तो एटम की रेडियाई क्या हो रही है मेरे पास में? इंक्रीज हो रही है। ये चीज समझ में आई? ठीक है, एटॉमिक रेडियाई को तो हमने समझ लिया। इस चीज में भी कंफ्यूजन नहीं होंगे कि अगर मैं मेटालिक रेडियाई बोलती हूँ, कोवेलेंट रेडियाई बोलती हूँ, बात मेरी दोनों एटॉमिक रेडियाई की ही हो रही है, क्योंकि मैं कभी भी एटॉमिक रेडियाई को इंडिविजुअली एटम उठाकर उसको मेजर नहीं कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि उसके चारों तरफ तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, तो वो परफेक्ट स्फीयर तो बना नहीं रहा है, इसीलिए हमारे पास में परफेक्ट सर्कमफ्रेंस भी नहीं है। तो हम एटॉमिक रेडियाई को कैसे मेजर करते हैं? बॉन्डेड स्टेट के अंदर, ठीक है, उससे हमने सीखा और ट्रेंड हमने देखा। अब हम चलते हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर, जो है आयोनिक रेडियाई। क्योंकि आप लोग सोच भी रहे होंगे कि एटॉमिक रेडियाई, अगर आप मैम पढ़ा रहे हो, आपने मेटालिक बॉन्ड बता दिया, आपने कोवेलेंट बॉन्ड बता दिया, आयनिक बॉन्ड भी तो होता है। तो होता है बेटा, सच बोल रहे हो। तो आयनिक बॉन्ड के अंदर हमारे आयंस होते हैं। तो जो आयनिक रेडियाई है मेरी, जो मेरी आयनिक रेडियाई है, देखो इस चीज को,
जो मेरी आयनिक रेडियाई है वो कैसे बनेगी, आयन से बनेगी। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे NaCl है, ये मेरा आयनिक कंपाउंड है, तो इसमें क्या होगा बच्चे, इसमें होगा Na+ होगा, इसमें Cl- होगा। ये पहले मेरा सोडियम कैसे रहा होगा, पहले मेरा सोडियम रहा होगा कि हमारे पास उसका न्यूक्लियस रहा होगा, उसके आउटर शेल के आउटर शेल रहे होंगे, लेकिन जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया तो उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है। फील करना इस चीज को कि उस सोडियम के एटम में से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो बाहर जो शेल में इलेक्ट्रॉन्स थे, बाहर हमारे पास सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, चलो पहले सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, मेरे पास में एटॉमिक नंबर होता है 11 इसका, तो 11 होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बन के आएगा, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। ठीक है, ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन है। अब मैं बात कर रही हूँ अगर Na+ की, तो Na+ में क्या हो चुका है, एक इलेक्ट्रॉन तो निकल चुका है, तो निकलेगा कहाँ से, लास्ट शेल के अंदर से। तो मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन अब कितना आएगा, 1s2 2s2 और 2p6 आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास में कॉन्फ़िगरेशन। आप देख पा रहे हो कि इसके अंदर एक शेल मेरे पास अपने आप कम हो गया। क्या आप देख पा रहे हो कि एक शेल अपने आप कम हो गया? तो ये तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कि इसके अंदर ये 1s था, इसका ये 2s था, ये हमारे पास में था थर्ड वाला शेल। थर्ड वाला शेल आप देख पा रहे हो कि हमारे पास में क्या हो चुका है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में गायब हो चुका है। तो थर्ड वाला शेल तो मेरे पास रहा नहीं है। तो एटम की रेडियाई तो आपको दिख रही है ना, ऑब्वियसली कमी हो चुकी है, ये तो हमें देखने में पता चल रहा है। तो हमारे पास में जो हमारे पास में नॉर्मल Na था उसकी रेडियाई ज्यादा थी और Na+ की रेडियाई क्या हो गई, कम हो गई। अब अगर मैं Cl- की बात करूं, तो अगर मैं Cl और Cl- का कंपैरिजन करूं तो क्या होगा, क्लोरीन था, क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन लिखो। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन पे चेंज आएगा नहीं आएगा ये भी देखो। क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 ये होता है। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्यों चाहिए इसको एक इलेक्ट्रॉन, ताकि यहाँ पे 3p6 बना सके, इसलिए इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए 3p6 बना सके, क्योंकि फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स मेरे पास में ज्यादा स्टेबल होता है। अरे भाई देखो, ये हमारे पास में क्या है, p ऑर्बिटल है, तो p ऑर्बिटल के अंदर हमारे पास में पी वाले सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल हैं, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन 5 है। अगर इसके अंदर तो मैं ऐसे फिलिंग करूंगी तो आपको दिख रहा है कि एक जगह खाली है, और अगर ये भर जाएगी तो इसको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो हमारे पास में क्या होता है, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये जब क्लोरीन माइनस बनाएगा तो इसका क्लोरीन माइनस का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, क्लोरीन माइनस का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 हो जाएगा। तो क्या आप समझ पा रहे हो कि इसके अंदर ना तो मेरे पास में शेल बड़ा है, ना मेरे पास में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बड़े हैं। बढ़ा क्या है, मेरे पास में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा ऐड हो चुका है, और वो इलेक्ट्रॉन्स के पास जाके ही बैठेगा, और सेम तरीके के लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सेम तरीके के लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अरे भाई, 2 आदमी हैं, एक आदमी का नेचर है गुस्सैल वाला, वो बहुत गुस्सा करता है, और उसके पास में या उसको पार्टनर भी ऐसा ही मिल जाए जो भी बहुत गुस्सा और लड़ाई करता हो, तो वो दोनों तो एक दूसरे को रिपेल ही करेंगे ना। उन दोनों की कभी बन पाएगी क्या, नहीं बन पाएगी। वो दोनों एक दूसरे से दूर ही भागना पसंद करेंगे, तो उन दोनों की बनी नहीं पाएगी। तो बनेगी कब, जब हमारे पास अट्रैक्शन होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉन जो है मेरा लास्ट ऑर्बिटल के अंदर ही ऐड हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स के पास ही जाके बैठा है, और सेम में क्या होगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन की वजह से वो क्या होंगे, थोड़ा सा दूर भागेंगे एक दूसरे से, और दूर भागेंगे तो हमें समझ में आ रहा है कि एटम की जो रेडियाई है वो क्या हो जाएगी बच्चे, इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारे पास में इस आयन की रेडियाई क्या होगी, इस क्लोरीन वाले से बड़ी निकल कर आएगी। तो ये कंसेप्ट समझ में आया, ये कंसेप्ट समझ में आया कि इससे हमें समझ में आता है कि जो हमारा नॉर्मल एटम है, कोई भी, अब इसको जनरल फॉर्म में जनरलाइज करके लिख लेते हैं। इसकी जनरल फॉर्म क्या निकल के आएगी कि कोई भी मेरे पास में एक एटम है बच्चे, उससे हो सकता है कि मैं उससे एक तो बनाऊं, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल के प्लस बना दूं, और हो सकता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल के मैं माइनस बना दूं। तो मुझे समझ में आता है कि प्लस वाले की जो सबसे छोटी होगी, प्लस वाला उससे इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसके ऊपर बढ़ चुका है क्योंकि उसका शेल नंबर अपने आप कम हो चुका है, तो इसकी रेडियाई तो सबसे छोटी होगी, तो यहाँ तो सबसे छोटी होगी। और इसमें से हमें पता है आयन एनायन की ज्यादा होगी, इसको एनायन बोलते हैं, इसके एनायन की ज्यादा होगी। तो हमारे पास में जो ट्रेंड निकल के आएगा वो निकल के आएगा ये वाला,
तो अब हमें समझ में आता है केटायन और एनायन की भी अगर मैं कंपैरिजन करूं सिर्फ इसका और इसका, तो हमारे पास में केटायन जो है पॉजिटिव चार्ज होता है ना, तो केटायन पॉजिटिव चार्ज वाले की रेडियस क्या होगी, छोटी होगी, एनायन नेगेटिव चार्ज वाले आयन से। ये चीज भी समझ में आ गई। तो आयनिक रेडियाई हमें समझ में आ गई। अब इसके अंदर एक और कंसेप्ट हम पढ़ते हैं छोटा सा, वो रेडियाई से रिलेटेड तो नहीं है वैसे, पर उसको हम पढ़ते हैं, वो क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो का मतलब क्या होता है बच्चे, आइसो का मतलब होता है सेम, और इलेक्ट्रॉनिक मतलब डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करेंगे। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कुछ स्पीशीज होती है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वो होती है जिनके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे मेरे, सेम होंगे। नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, सेम होंगे। एग्जाम्पल से समझे तो इसका एग्जाम्पल देखो बच्चे, इसका एग्जाम्पल आता है अगर मैं लूँ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 12, और 12 में से मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो प्लस चार्ज आ जाएगा। अब इसके पास में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे, 10 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया। अच्छा, अगर मैं ऑक्सीजन ले लूं, ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन का वैसे एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, 8 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन दे दूं, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए 2 माइनस, तो मेरे पास में इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, अभी भी इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाएंगे 10। अच्छा, अब मुझे बताओ अगर फ्लोरीन ले लूं, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 9 होता है, और 9 के अंदर एक और इलेक्ट्रॉन को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स भी कितने आ रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देख पा रहे हो कि इन सबके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो मेरे सेम है। तो ये सबकी सब जो स्पीशीज है वो मेरी क्या होंगी बच्चे, वो मेरी होंगी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिनमें क्या होते हो, सेम होते हो। बहुत ईजी कंसेप्ट है, हमने चार्ज देके हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम बना दिया है। आई बात समझ में। अच्छा, अब इसके बाद में जो हम चीज पढ़ेंगे वो है हमारे पास में एंथैल्पीज। तो सबसे पहले एंथैल्पी हम पढ़ेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन से क्या समझ रहे हो कि हम उस एटम को आयोनाइज करने वाले हैं। और कैसे करते हैं आयोनाइज, या तो मैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डाल रही होंगी या फिर मैं उससे इलेक्ट्रॉन ले रही होंगी। और जब हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं तो जो 2 केसेस मैंने आपको बताया, दोनों में से हम एक केस पढ़ते हैं। कौन सा पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकालना, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा, इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो निकलेगा कहाँ से, वो निकलेगा एकदम लास्ट ऑर्बिटल से। ठीक है, एकदम वैसे ही है जैसे एक लंबी सी बेंच है, मुझे नहीं पता आपकी स्कूल में कौन सी वाली बेंच पे आप बैठते हो, लेकिन अगर एक लंबी वाली बेंच है उसके ऊपर 5 बच्चे बैठे हैं, एक बच्चा दीवार की तरफ बैठा है और एक बच्चा कॉर्नर की तरफ, तो दीवार वाले को भी अगर निकलना है तो सबसे पहले तो कॉर्नर वाला ही निकलेगा ना। तो सबसे पहले तो बच्चा कौन सा निकलेगा, कॉर्नर वाला ही निकलेगा। उसी तरीके से हमारे पास में जब मैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन करती हूँ तो मेरे पास में कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलता है, जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर होता है, आउटर मोस्ट शेल के अंदर। जैसे कि Na का एग्जांपल अगर मैं फिर से आपको दूं और उसका कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको फिर से याद दिलाऊं बच्चे, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है हमारे पास में ये वाला। तो इसके अंदर जो लास्ट शेल है मेरा वो कौन सा दिख रहा है तुम्हें, वो तुम्हें दिख रहा होगा 3s1। तो 3s1 के अंदर से ही मैं क्या करूंगी, इलेक्ट्रॉन को निकालूंगी। और उसके लिए, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूवल करने के लिए। तो उस एनर्जी को मैं क्या कहूंगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो इसको मैं कह सकती हूं कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक एन इलेक्ट्रॉन आउट फ्रॉम एन आइसोलेटेड एटम in its gaseous state। तो किसी भी एक आइसोलेटेड एटम, आइसोलेटेड मतलब अकेला एटम, बॉन्डेड स्टेट की मैं बात नहीं कर रही हूँ। तो एक अकेले एटम में से अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो उसके लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, और जितनी एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी उस एनर्जी को मैं क्या बोल रही हूँ, उस एनर्जी को मैं बोल रही हूँ आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये चीज समझ में आई। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इलेक्ट्रॉन्स को निकाल कर देखेंगे। तो पहले ये चार्ट मत देखो, सबसे पहले तो तुम इसको तो मत देखो, इसको तो मैं बताऊंगी। सबसे पहले तुम देखो कि तुम्हें पीरियड्स और ग्रुप्स के बारे में आइडिया हो चुका है कि इधर से इधर जब मैं जाती हूँ तो पीरियड्स है, और टॉप टू बॉटम जब मैं आती हूँ तो मेरे ग्रुप की बात हो रही है।
और जब इधर से इधर मैं जाती हूँ तो अभी हमने एटॉमिक रेडियाई के अंदर क्या पढ़ा है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बच्चे, इंक्रीज करता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, मेरा यहाँ लिख लेती हूँ मैं कि मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, वो इंक्रीज करता है। और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मेरा इंक्रीज करेगा तो मेरे पास में एटॉमिक रेडियाई तो कम होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ गया है, तो क्या उस इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होगा? आप एक चीज सोचो, ये चीज आप अपने रियल लाइफ से भी इन चीजों को रिलेट कर सकते हो, क्योंकि केमिस्ट्री हमारी रियल लाइफ में भी तो एप्लीकेबल है, रियल लाइफ की ही तो एप्लीकेशन है जिनको हम पढ़ते हैं। तो आप एक चीज सोचो, इसको एग्जाम्पल से सोचो कि आप कोई दो बंदे हैं, बंदे मतलब कोई दो इंसान हैं, उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, वो दोनों दोस्त हैं। अगर आपको एक को अलग करना हो, हमारे पास में ये दो इंसान हैं और इन दोनों इंसानों को हमें क्या, इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है और इनमें से मुझे इनको अलग करना हो, तो जितनी ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग है मुझे उनको अलग करने के लिए उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। समझ में आ रही है बात? अगर दो इंसान है और उनकी पहले से ही आपस में नहीं बनती तो उनको अलग करना बहुत ईजी है, लेकिन बॉन्डिंग अगर अच्छी है तो उनको अलग करना इजी नहीं होगा। तो इसी तरीके से आप इसको समझो कि एटम के अंदर जब हमारे पास में, इसी को आप एटम से रिलेट करो बच्चे, कि एटम के अंदर अगर मेरा न्यूक्लियस जो है वो मेरा शेल के ऊपर, इसके इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा लगा रहा है, अगर इनका अट्रैक्शन, इनके बीच का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना उतना ही मुश्किल होगा। सही कह रही हूं मैं? तो एनर्जी उतनी ही ज्यादा देनी पड़ेगी। तो मैं कह सकती हूँ कि जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रही हूँ पीरियोडिक टेबल में, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा है मेरा, इंक्रीज कर रहा है। तो मेरे पास में एनर्जी जो कि आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो मेरे पास में जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, आई ई लिख दूं, आयनाइजेशन एंथैल्पी को आई लिख दूं, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है बच्चे वो भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ये चीज समझ में आई? अच्छा, अब हम आते हैं टॉप टू बॉटम की बात करते हैं। तो टॉप टू बॉटम के अंदर क्या हो रहा है बच्चे, टॉप टू बॉटम में क्या हो रहा है, हमें ग्रुप की बात करें और ग्रुप में जैसे नीचे आते हैं तो हमारे पास में नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, कि पहले सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ और सिक्स, ऐसे करके नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं मेरे पास में। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, अट्रैक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये नंबर ऑफ अगर शेल बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन दूर जाता जा रहा है ना, इससे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर जाता जा रहा है। तो इनके बीच के फासले ऑलरेडी बढ़ते जा रहे हैं, इनके बीच के फासले जो है खुद ब खुद बढ़ते जा रहे हैं। तो इनके बीच का अट्रैक्शन अपने आप ही कम होते जा रहा है, और अट्रैक्शन कम हो रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना मेरे लिए ईजी हो जाएगा। तो मुझे एनर्जी इतनी देनी नहीं पड़ेगी, इनके बीच में अट्रैक्शन वैसे ही वीक है। तो हमारे पास कह सकती हूँ कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है मेरा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है बच्चे मेरा, कम है। यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है मेरा, कम है, और उसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होगा, तो एनर्जी कम देनी पड़ेगी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी वो भी मेरी क्या होगी, इसमें डिक्रीज करेगी। टॉप टू बॉटम आएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी डिक्रीज करेगी और एटम की साइज इंक्रीज करती ही है। अच्छा, यहां तक आई बात समझ में? तो हमने क्या समझा यहाँ पर, हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड समझ लिया। लेकिन एक चीज बताओ मुझे, जब मैं बात करती हूँ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की, अब मैं बात करती हूँ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सा बच्चे, ये वाला जो नोबल गैसेस होता है। थोड़ी चर्चा हम नोबल गैसेस के बारे में भी कर लेते हैं, क्योंकि ये वर्ड भी आपको बहुत बार यूज किया जाएगा। देखो, जैसे हमारी जिंदगी के अंदर हम किसी ना किसी को अपना आइडल मानते हैं कि मुझे उसके जैसा बनना है बड़े होकर, कि मुझे ऐसी तरक्की करनी है, इसके जैसा अच्छा काम करना है, इसके जैसे मुकाम पर मुझे पहुंचना है। तो हम किसी ना किसी को अपना आइडल मान के चलते हैं। तो वैसे ही हमारे पास में जो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं ना बच्चे, पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो अपना आइडल किसको मान के चलते हैं, वो मान के चलते हैं नोबल गैस को। तो वो किसके जैसा बनना चाहते हैं, नोबल गैस के जैसा बनना चाहते हैं। क्यों, क्या खास बात है इन नोबल गैसेस के अंदर, इनके अंदर एक खास बात है कि अकेली अपने आप में खुश होती है। और क्यों, क्योंकि इनके पास में एक खास तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक खास तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनके अंदर होता है।
जिसे मैं कह सकती हूँ कि इनके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसा दिखता है मैम? वो कॉन्फ़िगरेशन बता दो। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि हमारे पास में जो सब शेल होते हैं उनके अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, और अगर वो ऑर्बिटल्स या तो हाफ फिल्ड हो या फिर वो ऑर्बिटल्स मेरा कंप्लीट फिल्ड हो, या फिर वो मेरा ऑर्बिटल्स क्या हो, कंप्लीटली फिल्ड हो, तो इन दोनों कंडीशन में ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है, ये एक स्टेबल स्टेट मानी जाती है। ये चीज़ मेरी कौन बताता है? ये मुझे हुन्स रूल बताता है, अच्छा, तो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? पीरियोडिक टेबल पे आओ बच्चों, पीरियोडिक टेबल पे आओ, फिर समझाते हैं। ये सारी की सारी क्या होती है मेरी, इधर वाली ये होती है पी ब्लॉक के अंदर सारी की सारी नोबल गैसेस, ये सारी की सारी होती है मेरे पास में नोबल गैसेस, और ये आती है हमारे P6 के ऊपर। यहाँ से पी ब्लॉक स्टार्ट होता है, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। तो आप ये देखो कि इसके अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो जाता है मेरा पी सब शेल में, और पी सब शेल क्या होता है इसमें, कंप्लीटली फिल्ड होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है। तो कंप्लीटली फिल्ड कब होगा? जब पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बच्चे? जब पी में कितने आते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो मेरे पास में पी ऑर्बिटल, पी सब शेल क्या होता है, कंप्लीटली फिल होगा। तो सारी की सारी नोबल गैसेस के अंदर आखिरी जो कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है वो मेरे पास में क्या दिखता है, P6 दिखता है। आखिरी जो कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है वो मेरे पास में क्या मिलता है, P6 मिलता है। तो इनके पास कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है हमारे पास में, NS2 एंड P6, इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन इनके आखिरी शेल के अंदर देखने को मिलता है, जो कि बहुत स्टेबल होता है, जिनकी वजह से इन्हें बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी आ चुके हैं, ऑक्टेट रूल को ये कंप्लीट कर चुके हैं, तो हमारे पास में इनको और बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है। ये स्टेबल है, और स्टेबल लोगों के जैसा ही हम बनना चाहते हैं। हम भी तो यही चाहते हैं कि हम किसी को देखते हैं ये बहुत स्टेबल अपनी लाइफ के अंदर, इसने बहुत तरक्की कर ली है, इसने बहुत पैसा कमा लिया, इसने बहुत नाम कमा लिया है, तो हम इसके जैसा बनना चाहते हैं। वैसे ही हमारे पास में जो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स है वो हमारे नोबल गैस का बनना चाहते हैं। इसका मतलब वो हमारे ये तरीके का, इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहते हैं, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को वो चाहते हैं। तो मेरे पास में जो बात आ रही है वो क्या आ रही है, इस चार्ट की आ रही है। इस चार्ट में अगर आप देखेंगे, इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे, इस ग्राफ में अगर आप देखेंगे बच्चे, तो आपको देखिएगा यहाँ पर हीलियम है, यहाँ पे नियॉन है, यहाँ आर्गन है, यहाँ क्रिप्टॉन है, और यहाँ जिनॉन है। और ये सारी की सारी जो है, ये सारी की सारी मेरी है नोबल गैसेस, जो मैंने अभी अभी आपको जो लास्ट ग्रुप दिखाया था उन सभी ग्रुप के अंदर ये आते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन। ये सारी की सारी नोबल गैसेस है, मतलब स्टेबल है, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इनका है। तो क्या ये अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे? नहीं देना चाहेंगे। तो इनका इलेक्ट्रॉन लेने के लिए मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब मुझे इनसे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है, ये ऑलरेडी स्टेबल है, ठीक है। तो हमारे पास में जो हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन है, इनके आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। तो इस ऑर्डर में मेरी आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है। ये मैंने लिखा हुआ है डेल्टा एच, डेल्टा आई एच, और डेल्टा आई एच का आई मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी, और एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करते हैं एच से। तो ये हो गया आयनाइजेशन एंथैल्पी, इस ऑर्डर में इंक्रीज कर रही है। तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी मुझे किनकी देखने को मिल रही है? आप देखो एक्सेप्शनली मिल रही है नोबल गैसेस की। तो नोबल गैसेस की नॉर्मल कंपैरिजन में आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा देखने को मिलती है। और अगर आप देखो ये टॉप टू बॉटम मैंने क्या कहा था, टॉप टू बॉटम मैंने क्या कहा था, इसका टॉप टू बॉटम मैंने कहा था आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर रही है। तो आप इधर भी देख सकते हो कि सबसे ऊपर आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन। तो टॉप टू बॉटम जब मैं जा रही हूँ, टॉप टू बॉटम जब मैं जा रही हूँ, तो ये तो मुझे अभी भी वही दिख रहा है, अभी भी मुझे डिक्रीज होती हुई ही दिख रही है, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शनली अपने बाकी के एलिमेंट से ही क्या है, ज्यादा होती है। तो यहां तक हमारे पास में बात खत्म हो जाती है बच्चे, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात हमारे पास में खत्म हो जाती है। बहुत इजी चीज थी, इसमें कुछ था नहीं ऐसा। अच्छा, अब आप आगे बात करेंगे शील्डिंग और स्क्रीनिंग की। जो वर्ड मैंने आपको पहले भी यूज किया है, शील्डिंग और स्क्रीनिंग, इसका क्या मतलब होता है? बहुत बच्चों को ना बहुत बार इसमें कंफ्यूजन हो जाती है।
बहुत बच्चों को ना इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। कंफ्यूजन कैसे हो जाती है, अब इस कंफ्यूजन को सारा आज दूर कर देंगे और एकदम अच्छे से हम शील्डिंग इफेक्ट को समझते हैं। तुम्हें न्यूक्लियस हमेशा पता है कि हमारे पास में न्यूक्लियस होता है, तो तुम्हें ये भी पता है कि हमारे पास में ये यूज करते हैं, हमारे पास में क्या होता है, शेल्स भी होते हैं। और शेल्स में क्या होते हैं बच्चे, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ये शेल हो गया। शेल्स में क्या होते हैं बच्चे, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बना दो इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 8, ये इलेक्ट्रॉन्स भी है हमारे पास में। तो मान लीजिए किसी एटम का हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब हमारे पास में ये न्यूक्लियस जो है, ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स पे कुछ ना कुछ क्या लगा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। ये भी हमें पता है। ये न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। पहले शेल के ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर भी लगा रहा होगा, और दूसरे शेल के ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर भी लगा रहा होगा, और तीसरे शेल के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके ऊपर भी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास में नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, नंबर ऑफ शेल जैसे जैसे बढ़ते हैं, तो हमारे पास में ये जो इनर शेल है, ये तो आउटर शेल है, ये तो मेरा आउटर मोस्ट शेल है। ये क्या है, मेरा आउटर मोस्ट शेल है। और ये क्या है मेरा, ये इसका इनर शेल है, ये इसके इनर शेल है, ये इसके अंदर की शेल है। तो जैसे इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स या इनर शेल हमारे पास में बढ़ते रहते हैं, हमारे पास में शील्डिंग इंक्रीज हो जाती है। मैम अभी तक शील्डिंग का मतलब ही समझ नहीं आया, तो हम वापस से वही चीज़ है, हम इसको कोई रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करके फिर समझते हैं। आप एक चीज़ सोचो कि आप कहीं गए हो और आपको जाते हुए आपका एक फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस जो भी आपकी है, कोई भी फेवरेट सेलिब्रिटी, आपका हीरो हीरोइन जो आपको पसंद हो, वो आपको दिख जाए। वो गाड़ी से उतरा और उसके तरफ चारों तरफ कौन रहेंगे, बॉडीगार्ड्स रहेंगे उसके। तो उस एक्टर को या एक्ट्रेस को चारों तरफ से किसने घेर रखा है, बॉडीगार्ड को। तो आपके और उस एक्टर के बीच में कौन आ गए हैं, वो बॉडीगार्ड आ चुके हैं। आप क्या उस एक्टर को देख पा रहे होगे, नहीं देख पा रहे होंगे इतने। क्या वो एक्टर आपको देख पा रहा होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि आपके बीच में क्या आ गई है, बॉडीगार्ड आ गया। तो बॉडीगार्ड ने आपको शील्ड कर लिया है ताकि आप एक्टर को ना देख पाओ। समझ में आया कुछ, या फिर एक्टर आपको ना देख पाए, समझ में आया। तो इस तरीके से रिलेट करो बच्चे कि हमारे पास में क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स है और ये इनर इलेक्ट्रॉन्स है। तो इनर इलेक्ट्रॉन्स ने क्या कर लिया है, इनर इलेक्ट्रॉन्स ने, इस इनर शेल ने क्या कर लिया है, शील्ड कर दिया है इस आउटर मोस्ट शेल को। तो इस न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है, जितना पहुंचना चाहिए था, जितना तुम्हें सेलिब्रिटी दिखना चाहिए था, उतना तुम्हें दिखा नहीं। जितना इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन यहाँ पहुंचना चाहिए था इलेक्ट्रॉन्स तक, उतना पहुंचा नहीं, और वो अट्रैक्शन जो है वो कम पहुंच रहा है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब कम हो गया है। क्यों कम हो गया है, क्योंकि इन इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स ने इसको क्या कर दिया है, आउटर कोर को शील्ड कर दिया है। इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स ने शील्ड कर दिया है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि व्हेन कंप्लीटली फिल्ड, क्योंकि इनर वाले तो कंप्लीटली फिल्ड है, तभी तो आउटर में गया है इलेक्ट्रॉन। तो व्हेन कंप्लीटली फिल्ड इनर इलेक्ट्रॉन्स shields the outer electron, then net nuclear charge, then net attraction force या nuclear charge, the net attraction force on electrons, कौन से electrons, outer most shell के, on outer most shell electrons decreases। समझ में आया। This phenomenon is known as shielding. This phenomenon is shielding. ये क्या कहलाएगा, इसे ही हम कहते हैं शील्डिंग। अब आपको शील्डिंग जब भी आप भूले तो आप अपना एग्जाम्पल याद कर लेना, और एग्जाम्पल से आपको चीजें याद रहेंगी, इसीलिए एग्जाम्पल्स आपको बताए जाते हैं ताकि आप लॉन्ग टर्म तक चीजों को भूलो नहीं। क्योंकि रटना तो कुछ होता नहीं है, हर चीज क्या होती है, सीखने वाली होती है। और जब चीजों को हम रिलेट करके सीखते हैं, किसी एग्जाम्पल से जब हम चीजों को याद करते हैं ना, तो हमें चीजें लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती है। अब आप शील्डिंग का डेफिनेशन एक बार को भूल जाओ, लेकिन जब शील्डिंग का वर्ड आए तो आपको ये एग्जाम्पल याद करना है कि आप सेलिब्रिटी को देखना चाह रहे हो, लेकिन बॉडीगार्ड्स ने आपको शील्ड कर दिया है और आप देख नहीं पा रहे हो।
तो वैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन फोर्स चाहिए, लेकिन इन इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स ने क्या कर दिया है, शील्ड कर दिया है, और इसकी वजह से जो फोर्स इसको लगना चाहिए था वो फोर्स इसको मिला नहीं है, उससे कंपैरेटिवली कम फोर्स इसको मिल रहा है। इसी फेनोमेनन को, इसी को हमने क्या कहा है, शील्डिंग कहा है। बहुत इजी बात थी। अब इसका इफेक्ट देख लेते कि शील्डिंग से होता क्या है, शील्डिंग से फर्क क्या पड़ रहा है। तो एक बात समझो, यहाँ से जब हम यहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं जब हम पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो हमारे पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ रहे हैं। मतलब ये अगर न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे हमारे पास में आउटर मोस्ट शेल के अंदर। क्या हमारे पास में इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं? क्या इनर कोर शेल की नंबर बढ़ रहे हैं? नहीं, वो तो एक ही था, अभी भी ये एक ही है शील्ड करने के लिए, तो ये तो नहीं बढ़ रहा है। तो ये नहीं बढ़ रहा है तो हमारे पास में क्या शील्डिंग बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। तो हमारे पास में जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास में शील्डिंग क्या हो रही है बच्चे? शील्डिंग हमारे पास में कम हो रही है। और अगर शील्डिंग कम होगी तो अट्रैक्शन का फोर्स तो ज्यादा लगेगा। अगर बॉडीगार्ड ने कम शील्ड कर रखा है, बॉडीगार्ड मानो एक ही बॉडीगार्ड आए हो, तो तुम बढ़िया तरीके से अपने सेलिब्रिटी को देख पाओगे, बढ़िया तरीके से अपने फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस को देख पाओगे। तो हमारे पास में ऐसे ही सोचना है इसको कि अगर शील्डिंग कम हो गई है तो अट्रैक्शन फोर्स तो ज्यादा हो जाएगा, शील्डिंग कम हो गई है तो अट्रैक्शन तो ज्यादा हो गया ना बच्चे। और अट्रैक्शन अगर ज्यादा हो गया तो रिलेट कर लो आयनाइजेशन एंथैल्पी से, कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी है, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ गया है तो वो भी मेरे पास में बढ़ जाएगी। तो हर चीज को रिलेट करके पढ़ा जाता है, कोई भी चीज याद नहीं की जाती है कि रटने बैठ गए हो कि आयनाइजेशन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ती है, टॉप टू बॉटम आने पे घटती है। नहीं 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 नहीं, जीरो से स्टार्ट करा करो। तो इसीलिए हमने सीक्वेंस में पढ़ा है कि पहले हमने एटॉमिक साइज पढ़ी है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को अच्छे से समझा है, फिर बाद में आयनाइजेशन एंथैल्पी पे आए हैं, शील्डिंग को पढ़ के शील्डिंग को आयनाइजेशन एंथैल्पी से रिलेट किया है। तो अब ये चीज तुम खुद भी बता सकते हो, टॉप टू बॉटम आने पे क्या होगी। एक बार सोचो जरा, एक बार वीडियो पॉज करो और सोचो जरा कि शील्डिंग मेरी बढ़ेगी या घटेगी। अब मैं बताती हूँ आपको। देखो, टॉप टू बॉटम आए तो नंबर ऑफ शेल क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो पहले ये 2 शेल थे मेरे पास में, अब मेरे पास में तीसरा शेल भी जुड़ेगा, फिर मेरे पास में चौथा शेल भी जुड़ेगा। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि हमारे पास में जो ये अंदर जो इनर इलेक्ट्रॉन्स थे, इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स थे, इनर कोर शेल थे हमारे पास में, वो बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ बॉडीगार्ड बढ़ते जा रहे हैं, और जैसे जैसे बढ़ेंगे शील्डिंग बढ़ जाएगी। जैसे जैसे इनर कोर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, शील्डिंग बढ़ जाएगी। तो हमारे पास में शील्डिंग अगर बढ़ गई है तो मुझे बताओ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा। शील्डिंग अगर बढ़ गई है तो अट्रैक्शन, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, अट्रैक्शन है, वो क्या होगा, मेरा कम हो जाएगा। क्योंकि बॉडीगार्ड ने अब बहुत ज्यादा तरीके से घेर लिया, अब तुम देख नहीं पा रहे हो सेलिब्रिटी को, तो उस तरीके से हमारे पास में अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा इसके और आउटर मोस्ट शेल के बीच का। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी को रिलेट कर लो, वो क्या हो जाएगी, वो भी हमारे पास में कम हो जाएगी। तो क्या आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे जो रिलेशन है शील्डिंग और आयनाइजेशन एंथैल्पी का, वो क्या आ रहा है बच्चे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का आ रहा है। कि जो शील्डिंग है और आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो रिलेशन है वो आ रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये चीज समझ में आ रही है तुम्हें? ठीक है, ये तो बहुत ईजी कंसेप्ट था, इसमें तो कुछ था ही नहीं, एग्जाम्पल से याद रखो, चीजें याद रहेगी। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास में आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। 2 तरीके की एंथैल्पी हमने डील किए, मैंने बताया था बच्चे, एक तो इलेक्ट्रॉन को डालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी वाज रिलेटेड विद व्हाट, इलेक्ट्रॉन जब हम निकाल रहे थे, इलेक्ट्रॉन जब हम निकाल रहे थे उससे रिलेटेड थी मेरी आयनाइजेशन एंथैल्पी। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, लेकिन अगर मैं बात करती हूँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, तो गेन मतलब इलेक्ट्रॉन को लेना, तो इलेक्ट्रॉन को लूंगी तब भी जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन होगा। तो इसमें होगा क्या, इसमें होगा क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन गेन करके वो खुश भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन करके वो दुखी भी हो सकता है, दोनों चीजें पढ़ेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन गेन करके वो खुश होगा, मतलब वो खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है, तो वो खुशी से अपनी एनर्जी कम करेगा। और मैंने आपको ये चीज बताई है, नहीं बताई है तो आप अभी सुन लो, कि जब भी कोई चीज हाई एनर्जी पे होती है, हाइयर एनर्जी पे कोई चीज है,
मतलब केमिस्ट्री के अंदर हाई एनर्जी पर कोई भी एटम है, कोई भी मॉलिक्यूल है, वो क्या होता है, एनर्जी अगर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी उसकी बच्चे कम होती है, स्टेबिलिटी उसकी कम होती है। कैसे कम होती है, इसको भी याद रख लो, सिंपल सी चीज है। कैसे याद रखोगी कि कोई एक आपके पास में कोई इंसान है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है उसको, चिड़चिड़ा रहता है हमेशा, गुस्सा करता रहता है, चिल्लाता रहता है, हाई एनर्जी फॉर्म में रहता है हमेशा, वो अनस्टेबल है, वो खुश नहीं है अपनी जिंदगी के अंदर, वो अनस्टेबल है। तो उसको स्टेबल कब होगा, जब वो शांत होगा, जब वो काम स्टेट में आएगा, तब वो स्टेबल होगा। और उसके लिए उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, उसका गुस्सा कम होना चाहिए, उसका डिप्रेशन गायब होना चाहिए, उसकी ये जो इरिटेशन वाली चीज़ है ये कम होनी चाहिए, मतलब ओवरऑल उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए, तब वो स्टेबल होगा। तो हमारे पास में इस चीज़ को याद रखो कि हायर एनर्जी अगर है तो हमारे पास में स्टेबिलिटी कम होती है। तो अगर मेरा इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद में वो खुश हो रहा है, वो खुश हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, तो वो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो एक तो एनर्जी रिलीज कर सकता है और एक एनर्जी मेरी वो गेन कर सकता है, और एक क्या कर सकता है, वो मेरी एनर्जी को गेन कर सकता है। तो जब एनर्जी रिलीज करेगा तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, मतलब वो खुशी खुशी ले रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसका मतलब मैं कह सकती हूँ कि जो एटम है वो रिलीज कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। और अगर वो नहीं लेना चाहता तो मुझे उसे जबरदस्ती देना पड़ेगा, और उस कंडीशन में एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। इसको भी एग्जांपल से समझो कि तुम भूखे हो, तुम हो 10 दिन के भूखे आदमी, और तुम्हें बहुत तेज भूख लग रही हो, और तुम्हारे सामने मैं ला के रख दूं बढ़िया तुम्हारे पकवान जो तुम्हें पसंद हो, तो तुम झट से उसको चट कर दोगे, पूरा का पूरा खा जाओगे तुम। क्यों, तुमने खुशी खुशी खा लिया, मैंने तुम्हें कुछ कहा कि खाओ खाओ, जिद किया नहीं, तुमने खा लिया। क्यों, तुम भूखे थे, तुम्हें चाहिए था खाना, तुम्हें नीड थी खाने की, तो तुम खा गए उसको। लेकिन यही सोचो कि मैंने एक दिन में तुम्हें 10 बार मैं पहले से खिला चुकी हूँ, 11वीं बार आकर मैं तुम्हें वापस से रखती हूँ, अब तुम्हारे सामने मैं चाहे 56 भोग रख दूँ, तुम फिर भी नहीं खाओगे क्योंकि तुम्हें भूख नहीं है, लेकिन मुझे खिलाना है। तुम्हें भूख नहीं है, मुझे खिलाना है, तो मैं क्या करूंगी, तुम्हारे 2 थप्पड़ लगाऊंगी, तुम्हारे 2 थप्पड़ लगाऊंगी कि खाई से। मम्मी ऐसे ही तो करती है, जब छोटा बच्चा खाना नहीं खाता तो मम्मी क्या करती है, मम्मी क्या करते हैं, पहले प्यार से समझाती है कि बेटा देखो चीड़ी उड़ रही है, खाना खा लो। वो फिर भी नहीं मानता, तो फिर क्या करती है, आखिर में दुखी कर दिया इस औलाद ने, मुझे थप्पड़ लगाती है कि खा इस खाने को, और फिर वो खाता है। तो मम्मी ने क्या दी, एनर्जी दी। क्यों, क्योंकि मम्मी को खाना खिलाना था। तो ये एटम अगर इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा है और मुझे देना है, तो मुझे इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो मैं इसको एनर्जी दूंगी तभी जाके इलेक्ट्रॉन लेगा। तो एक कंडीशन तो आ गई कि एनर्जी देकर मैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का एडिशन करा रही हूँ, एक कंडीशन आ गई खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन ले रहा है और एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो जब एनर्जी रिलीज की जाती है तो उसे हम, जब एनर्जी रिलीज की जाती है तो वो हमारे पास में नेगेटिव फॉर्म में लिखी जाती है, और हम अगर एनर्जी दे रहे हैं, गेन मतलब गेन कर रहा है, एटम गेन कर रहा है, उसके ऊपर हम एनर्जी दे रहे हैं, तो वो होगी हमारी पॉजिटिव। तो हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो 2 आती है, नेगेटिव आती है और वो पॉजिटिव आती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में साइन का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने आपको बहुत धीरे धीरे चीजों को समझाई है। एक बार समझोगे, अगर आपको लंबा लग भी रहा है कि बहुत स्लो चल रही है तो स्पीड बढ़ा सकते हो भले, लेकिन चीजों को छोड़ना मत। क्योंकि अगर चीजें ये मिस हो गई यहाँ पर कि नेगेटिव पॉजिटिव कैसे, क्या नेगेटिव मानूं तो उसकी ज्यादा हुई कम हुई, अच्छा मानूं गंदा मानूं उसको, तो वो चीजें समझने के लिए तुम्हें जीरो से ही समझना पड़ेगा। इसीलिए बता रही हूँ कि हमारे पास में अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो रिलीज भी हो सकती है एनर्जी, और मुझे एनर्जी देनी भी पड़ सकती है। तो अगर इन एनर्जी दे रही हूँ तो वो पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और अगर एनर्जी वो खुद ब खुद रिलीज कर रहा है तो हमारे पास में आएगी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इसको समझते हैं ट्रेंड के अकॉर्डिंग कि हमारे पास में इसका पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या ट्रेंड चलता है। तो हमारे पास एक तो हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, वही सीधी सी बात है, और एक हम टॉप टू बॉटम आते हैं, वही सीधी सी बात है। लेफ्ट टू राइट जब तुम जा रहे हो तो हमारे पास में हम इतनी देर से बात करें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, तुम्हें रट जाना चाहिए वैसे तो, और नहीं रटता है तो समझ लो कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, शेल तो बढ़ नहीं रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, हाँ बढ़ रहे हैं। तो क्या हो रहा था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था ना। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मेरा लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मेरा लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अट्रैक्शन का फोर्स बढ़ रहा है, तो वो अट्रैक्शन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, तो उसमें इलेक्ट्रॉन अगर दोगे तो वो उसको भी अट्रैक्ट कर लेगा ना। तो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन इसमें क्या होगा, इजी होगा। तो लेफ्ट टू राइट जब मैं जाऊंगी तो वो इलेक्ट्रॉन्स खुशी खुशी लेगा, क्यों, क्योंकि उसका अट्रैक्शन बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन ही चाहिए थे,
और इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन बढ़ रहा है, मैंने दे दिए तो उसने ले लिया चुपचाप। तो हमारे पास में मैंने बताया कि वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब इस चीज को रिलेट करो कि जब इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, गेन करेगा, खुशी खुशी जब वो गेन कर रहा है, ये हमारे पास में कि वो अपने आप से गेन कर रहा है, अपने आप गेन कर रहा है, तो एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी तो हमारे पास नेगेटिव में आएगी। तो मैं कह सकती हूँ कि इधर जाने पर, इधर से इधर जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है मेरे पास में, वो क्या होती है बच्चे, वो नेगेटिव होती जाती है, क्योंकि रिलीज हो रही है, ज्यादा रिलीज होगी, इधर से इधर जाएंगे तो नेगेटिव होती जाती है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव, बिकम्स मोर नेगेटिव। समझ में आई बात, आ गई बात समझ में। अब देखो टॉप टू बॉटम आने पर कहानी क्या बनती है, तुम भी बना सकते हो इस कहानी को, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ही चलना है। टॉप टू बॉटम अगर तुम आ रहे हो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, उसकी भूख कम हो रही है, तो क्या वो खाना खाना चाहेगा, क्या वो इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा, नहीं लेना चाहेगा। तो नहीं लेना चाहेगा तो हम क्या करेंगे, 2 थप्पड़ लगाएंगे, मतलब हम एनर्जी देंगे। तो हम एनर्जी देंगे मतलब पॉजिटिव, तो हम एनर्जी उसको देंगे और फिर वो इलेक्ट्रॉन लेगा जबरदस्ती। तो ऊपर से जब नीचे आऊंगी तो मेरी पॉजिटिव के अंदर मतलब एनर्जी देनी हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे जैसे नीचे आऊंगी ज्यादा एनर्जी मुझे उसे देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को उसे गेन करवाने के लिए। तो हमारे पास में टॉप टू बॉटम जब हम आएंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की कहानी क्या बनेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की कहानी क्या बनेगी, वो होगी बिकम्स मोर पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर पॉजिटिव। ये चीज समझ में आई, नेगेटिव पॉजिटिव का समझ में आ गया, बहुत इजी कंसेप्ट था। अब इसके अंदर एक हम एक्सेप्शन भी पढ़ लेते हैं। एक्सेप्शन बोल दो, वैसे तो एक्सेप्शन कुछ होता नहीं है केमिस्ट्री के अंदर, हर चीज के पीछे एक लॉजिक, एक रीजन होता है, उसको हम बोल देते हैं एक्सेप्शन, क्योंकि नॉर्मल बिहेवियर जो सब शो कर रहे हैं वो नहीं कर रहे होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर जो एक्सेप्शन देखेंगे, यहाँ पे जो अब नॉर्मल बिहेवियर हमें नोटिस होगा वो होगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद में क्या आता है, क्लोरीन आता है, इनके नीचे क्या आता है सल्फर, इसके नीचे क्या आता है क्लोरीन। ये ऐसे ग्रुप की बात कर रही हूं मैं, ये ऐसे ग्रुप की बात है, और ऐसे हमारे पीरियड्स है ये। अच्छा, ये अगर मैं बोल रही हूँ ऑक्सीजन से जब फ्लोरीन की तरफ जा रही हूँ, सेम यही कि ऑक्सीजन से जब मैं फ्लोरीन की तरफ जा रही हूँ तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मेरी नेगेटिव होनी चाहिए, जो होती है। लेकिन टॉप टू बॉटम आने पर क्या होनी चाहिए, बिकम्स मोर पॉजिटिव। मोर पॉजिटिव का मतलब अगर मेरी यहाँ पर ये जो इसकी बात कर रही हूँ, अगर ऑक्सीजन की मेरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, ऑक्सीजन की अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मेरी -10 है, तो नीचे जाने पर वो पॉजिटिव में बढ़नी चाहिए, मतलब माइनस में तो कम होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये मेरी -5 होनी चाहिए थी, कम होके। एक मैग्नीट्यूड मैंने खुद से लिया है, ये रियल वैल्यूज नहीं, मैं समझाने के लिए लिए। अगर इसकी -10 है तो बिकम मोर पॉजिटिव इफ टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज बिकमिंग मोर पॉजिटिव, तो हमारे पास नेगेटिव में तो वैल्यू कम होगी ना, तो हमारे पास ये -5 होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, हमारे पास में माइनस में और ज्यादा निकल के आती है। ये मान लो ये निकल के आ गई, तो ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया। सेम चीज यहाँ पर होती है, सेम चीज यहाँ पर होती है। फ्लोरीन से जब क्लोरीन पे आते हैं तो हमारे पास नेगेटिव में वैल्यू कम होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे पास में बढ़ जाती है। अगर इसकी भी मैं मानूं कि इसकी 20 थी माइनस की, तो हमारे पास में ये जो है 22 ही निकल के आएगी माइनस में। ये बढ़ गई, क्यों बढ़ गई, ये क्यों बढ़ गई, बिकम मोर पॉजिटिव था ना, क्यों बढ़ गई। इसका मतलब तो मैम इस डाटा से तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि इसकी ज्यादा नेगेटिव है। सोचो इसकी ज्यादा नेगेटिव है, इसका मतलब ये खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन ले रहा है। और आपने कहा था ऊपर से नीचे आते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स तो कम हो जाता है, तो ये क्यों ले रहा है, इसको एनर्जी तो हमें देनी चाहिए, तो ये रिलीज क्यों कर रहा है ज्यादा, क्योंकि ये जो हमारे पास में ऑक्सीजन और फ्लोरीन है ना बच्चे, नहीं रेड नहीं, ये ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो है ना हमारे पास में, ये है हमारे 2p के, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ये क्या है मेरे, ये है मेरे 2p वाले एलिमेंट्स। 2p वाले बोले तो सेकंड पीरियड के अंदर इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है। और सल्फर और क्लोरीन क्या है, सल्फर एंड क्लोरीन क्या है मेरे, ये है मेरे 3p वाले। तो शेल नंबर बढ़ गया, जैसे शेल नंबर बढ़ता है साइज बढ़ जाती है ना। तो अगर एक कमरा है ये 2, एक कमरा है 3, 2 के अंदर अगर मैं ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स दूं और या 3 के अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स दूं, कहाँ पे स्टेबल होगा, जहां जगह ज्यादा होगी।
तो 2p ऑर्बिटल क्या होता है, साइज में कम होता है, साइज क्या होती है इसकी, कम होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड किए जाएंगे तो रिपल्शन बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन क्या होगा बच्चे, वो बढ़ जाएगा। इस वजह से इलेक्ट्रॉन को कम लेना चाहेंगे एज कंपैरेटिवली दैम। तो ये एक एक्सेप्शनल बिहेवियर यहाँ पर था। तो इसमें क्या होता है, साइज क्या होती है, इन 3p की साइज क्या होती है, ज्यादा होती है, थर्ड शेल की साइज क्या हो गई, बढ़ गई। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन मैं दूंगी तो इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये मेरे इजीली इलेक्ट्रॉन्स को लेना चाहेंगे एज कंपैरिजन टू दैम। ये एक्सेप्शनल बिहेवियर भी आपको लिख लेना है। समझ में आ गई बात यहाँ तक कि बहुत इजी थी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम कर चुके हैं, रेडियाई कर चुके हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कर चुके हैं। अब लास्ट हमारे पास में आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बहुत इजी चीज है, इसको भी वैसे ही समझेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बच्चे, जब हमारे दो एटम्स बॉन्डेड हैं, ये एटम ए है और ये एटम बी है, इन दोनों ने बना रखा है एक बॉन्ड, ठीक है। इनके बीच में है, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इनके बीच में है 2 इलेक्ट्रॉन। अब अगर एक एटम और दूसरा एटम, एक एटम के पास में ज्यादा पावर है इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये जो बॉन्ड रहेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो बीच में थे वो इसकी तरफ शिफ्ट हो गए अब, और ये बी रह गया। इसी टेंडेंसी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसको एकदम वैसे समझो कि एक रस्सी वाला जो गेम होता है ना, जिसमें रस्सी होती है और उसको 2 टीम खींच रहे होते हैं साइड में से, तो जिसके पास में ज्यादा पावर होगी ना उसको खींचने की, तो वो उसी की तरफ रस्सी खींच के जाएगी। तो ये सेम वैसे ही है कि हमारे पास में ए और बी के बीच में बॉन्ड है, बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए, दोनों ने शेयरिंग की है। ये क्या हुई है, कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं, तो बीच में रखे हुए हैं। लेकिन ए के पास में ज्यादा पावर थी इलेक्ट्रॉन को खींचने की, तो उसने अपनी तरफ बुला लिया, इनको थोड़ा सा अपनी तरफ टिल्ट कर लिया। इसी चीज को, इसी टेंडेंसी को टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसी टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी बच्चे, इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, यहां लिखते हैं, क्या बन जाएगी, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स towards itself is called इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ में आई बात। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर हम क्या कैसे मेजर करेंगे, तो मेजर कर रखा है, हमें क्या करना है, डाटा याद करना है अलग अलग स्केल के ऊपर किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वैसे तो एक कंपैरेटिवली चीज है, क्योंकि ए कितना खींच सकता है, ए की कितनी ताकत है, वो कैसे पता चलेगी, जब इसको तुम बी के साथ में बॉन्ड बनाओगे। एक इंसान मतलब मैं हूं अगर, या फिर तुम हो, तुम कितने ताकतवर हो, ये मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे तुम्हारी ताकत को आजमाना पड़ेगा ना। तो मुझे तुम्हारी किसी के साथ कुश्ती करवानी पड़ेगी, तब मुझे पता चलेगा कि तुम में कितनी ताकत है। तो उसी तरीके से किसी भी एलिमेंट की कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो जानने के लिए मुझे उसको किसी के साथ बॉन्ड बनवा के देखना पड़ेगा कि वो कितना अट्रैक्ट कर पा रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो हमारे पास में ये वैसे तो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है नहीं, ये तो प्रॉपर्टी हो गई हमारी कंबाइंड स्टेट में, रेफरेंस लेना पड़ेगा इसको, रिलेटिव प्रॉपर्टी हो गई हमारी। अब इसके लिए ट्रेंड आपको कैसे याद रखना है वो देख लो आप, तो ट्रेंड कैसे याद रखना है वो देख लो आप। इसके अंदर आपको याद रखना है फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर लिख रही हूं, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फोन कल बाहर, सल्फर, आयोडीन, कार्बन एंड देन फॉस्फोरस। दिख रहा है ये, ठीक है। अब इसको कैसे याद करोगे, इसको याद करोगे आप FON, ये क्या बन गया आपका फोन, ये क्या बन गया आपका फोन, ये क्या है कल, ये क्या है बाहर, फोन कल बाहर से, बस इसको सेलेनियम मत कर देना, ये सल्फर है, इसको सेलेनियम मत कर देना, ये सल्फर है। तो फोन कल बाहर से, आई का तो आई है, CP हमारा दिल्ली वाला CP,
तो हमारे पास ट्रिक क्या बन गई याद करने की, फोन कल बाहर से आई सीपी। अगर आपके पास कोई बेटर ट्रिक है तो आप वैसे याद कर सकते हो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर याद होना चाहिए, मेन बात ये है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, मेन बात ये है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड देख ले क्या, इसका ट्रेंड देख ले क्या, इसका ट्रेंड क्या होगा सोचो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या, वाह 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 वाह, टाइप कर देते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या हमारे पास में, कि वो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कितना अपने पास खींच पा रहा है, अट्रैक्ट कर पा रहा है। और हमें पता है लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है हमारे पास में, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है हमारे पास में, बढ़ जाता है। तो अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर मैं ऐसे लिखती हूँ उसको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और टॉप टू बॉटम आने पर क्या कहानी चल रही थी हमारे पास में, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा था बच्चे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा था, कम हो रहा था। तो हमारे पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो भी क्या हो जाएगी, वो भी डिक्रीज कर जाएगी। आई बात समझ में, ये ट्रेंड हो गया और ये इसका ऑर्डर हो गया जो आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तक हमारे पास में क्या खत्म हो गई है, यहाँ तक हमारे पास में खत्म हुई है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें डील कर रहे थे वो हमारी यहाँ तक खत्म हो गई है। एक एक करके हमने एटॉमिक रेडियस पढ़ ली, फिर आयनिक रेडियस पढ़ ली, आयनाइजेशन, एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर जो मैं इसका लूंगी, तो नेक्स्ट लेक्चर में जो हम इसके पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, इसके आगे की बातें, कि इसके अंदर पीरियोडिक टेबल को हम जैसे ब्लॉक्स में जो डिवाइड करते हैं उन ब्लॉक्स के बारे में जनरल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे उनकी, और हम इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज का भी डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर तक। अभी का लेक्चर आपको उम्मीद है पसंद आया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।